डायरेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ऐसे यूआरएल में टाइप कर दो, तब भी हो सकता है। और इन केस अगर आप अजूर पोर्टल पे हों, अगर वो आपको अजूर पोर्टल के ऊपर लॉग आउट कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च करके इस पे क्लिक करेंगे अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन पे, तो यहाँ पे वो लिंक है कि माई अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जब तो इसमें लिंक में अच्छा इसमें लिंक करता हूँ ना सर, तो फिर से आ जाता है, इसी इसमें आ जाता है, फिर से अजूर वाले पोर्टल पे ही आ जाता है। हाँ, तो नहीं बना होगा, या फिर तो अभी उसका क्या बोले, किसी और के साथ तो नहीं हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। ब्राउजर का भी इशू हो सकता है, कैशिंग अच्छा, वैशिंग का। हो सकता है ब्राउजर का हो, क्योंकि मैंने वो सारे ना उसमें पासवर्ड वगैरह सारे उसमें सेट है पहले से ही। तो ये क्लियर नहीं है ऐसा अभी। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा भी ओपन कर सकते हो, है ना, जो भी नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, dev.azure.com करके वो भी टाइप कर सकते हो। यूआरएल के थ्रू से। ये जैसे मैंने किए रखा है। इनकॉग्निटो में कर लो, हो जाएगा शायद से। इनकॉग्निटो में ट्राई कर लो। ठीक है, शुरू करें फिर। आई थिंक बाकी लोग आ गए, 1 मिनट ही केवल बाकी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, स्क्रीन शेयर कर रखा है मैंने। तो आज डे 4 है हमारा, और लास्ट कल जो हम लोगों ने, अगर क्विकली रिकैप करें तो डे 3 में जो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लिया था, वो था मेनली एडीओ ग्रुप एंड परमिशन के ऊपर। यानी कैसे एजूर डेवऑप्स में हम लोग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स में कैसे परमिशंस बनती हैं, यूज़र को कैसे ऑनबोर्ड किया जाता है, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से कैसे इंट्रा आईडी से यूज़र आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू एजोर डेवऑप्स है उसको ऐड कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, फिर वहाँ के यूज़र्स इधर विजिबल कैसे होते हैं। मेनली हम लोगों ने कल एक्सेस कंट्रोल का सेक्शन जो होता है, पॉलिसीज़ का सेक्शन, वो कवर किया था फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और पॉलिसीज़ के थ्रू ही फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आप पॉलिसी चेंज कर देंगे तो आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। कि जैसे ये मेरा एडीओ पब है, तो इसका मतलब इसका जो यूआरएल होगा, राइट, यहाँ पे एडीओ पब, ये जो यूआरएल है ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। यानी उसमें बिना लॉगिन किए कोई भी इन सारी चीज़ों को देख सकता है। कैसे देख सकता है, अगर मैं अपने इनकॉग्निटो मोड में जाऊँगा और यहाँ पे अगर उस पूरे यूआरएल को इंटर करूँगा, यू सी की साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, मतलब लॉगिन नहीं है, इसके बावजूद ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली ये एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन पे फिर वो साइन इन मांगना शुरू कर देगा। यानी केवल ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू, समरी, फिर यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में जा सकता हूँ, मैं बोर्ड्स में जा सकता हूँ, रिपोज में जा सकता हूँ, राइट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी पब्लिक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे कोई और, मान लो, क्रिएट करता हूँ कोई, बंद किया तो पूरा ब्राउज़र ही बंद कर दिया। तो अगर मैं इसकी जगह पे किसी और के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इस यूआरएल को इनकॉग्निटो में ओपन करने के लिए ट्राई करूँगा, तो ये जो है वो नहीं होता, राइट। क्योंकि अ, ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे ये जो हमारा एडुओ एजाइल है, इसी में हम लोग अपना ट्राई करेंगे, इसी में अपनी लैब वगैरह करेंगे। सो आज ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर उसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। ये एडीओ पब है फॉर एग्जांपल, अब इसे हम डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने, हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में थे तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग्स आ रही थी। तो वैसे ही जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके और उसके प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, तो नीचे यहाँ इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग आ जाती है। प्रोजेक्ट की सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे कवर करेंगे एक एक करके। मेनली प्रोजेक्ट की सेटिंग में पाइपलाइन से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, और जनरल चीज़ें, राइट, सर्विस बुक, नोटिफिकेशन, परमिशन, ये सब चीज़ें एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग है, और इधर आपका प्रोजेक्ट जो है उसके कंपोनेंट सारे, जिनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है।
सो कौन से आपके जो एज़ोर डेवऑप्स हैं यहाँ पे सिर्फ इस प्रोजेक्ट में, जब आप इस प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाते हैं तो जो सबसे पहले ओवरव्यू का सेक्शन है यहाँ पे आपको ये भी दिखता है कि आप इसके अंदर कौन कौन सी सर्विस, एक तो इसकी विजिबिलिटी पब्लिक है तो आप चाहें तो इसे प्राइवेट अगेन चेंज कर सकते हैं, राइट। उसका नाम प्रोजेक्ट का क्या है, और कोई अगर उसका आप लोगो चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट किसने बनाया था, कौन एडमिनिस्ट्रेटर है इस प्रोजेक्ट के लिए, आप फर्दर और भी एडमिनिस्ट्रेटर्स को ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। साथ ही साथ आप अगर अजूर डेवऑप्स में सारे टूल होते हैं लेकिन अगर आप कोई टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें सिर्फ एजाइल बोर्ड यूज़ करेंगे, राइट, तो आप बाकी के ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे टेस्ट प्लान को टर्न ऑफ कर दिया इसमें, और आर्टिफैक्ट्स को मान लो टर्न ऑफ कर देता हूँ, और रिपोज मुझे नहीं चाहिए तो टर्न ऑफ कर दिया। बोर्ड और पाइपलाइन केवल चाहिए तो मैं सिर्फ यही दोनों रख सकता हूँ। अब इस सिचुएशन में जब आप अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट में सिर्फ बोर्ड और पाइपलाइन ही बचे हुए हैं, बाकी चले गए हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है, जब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना कि आप रेपोजिटरीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप अजोर रेपोज यूज करो, हो सकता है आप गिटहब यूज कर रहे हो, राइट। सेम वैसे ही पाइपलाइन जब होता है तो पाइपलाइन के लिए भी जरूरी नहीं है कि आप पाइपलाइन अजोर की यूज करोगे, अजोर डेवऑप्स की, हो सकता है आप गिटहब एक्शंस यूज करो। तो इसीलिए अजोर डेवऑप्स में हम लोग गिटहब और गिटहब एक्शंस को भी सेम वे में कवर करेंगे, राइट। क्योंकि आजकल लैंडिंग जोन क्रिएशन और बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो टेराफॉर्म एंड ऑल, वो सब गिटहब और गिटहब एक्शंस के थ्रू भी किया जा रहा है, और गिटहब को भी काफ़ी ज़्यादा अजूर डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, या अगर कहीं पे अजूर डेवऑप्स में कुछ भी कंपोनेंट है तो केवल गिटहब एक्शंस भी और गिटहब भी अपने आप में सफिशिएंट है, ओके। दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं इसलिए इनका नेटिव इंटीग्रेशन भी काफ़ी ईजी होता है। नाउ यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है इसकी यूजेस की लिमिट भी आपको दिख रही होगी कि कितने डैशबोर्ड, कितने डिलीवरी प्लान, कितने इटरेशंस वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है ये डिलीट का ऑप्शन है, तो मैं यही आपको दिखा रहा हूँ कि हम अपने प्रोजेक्ट को अगर हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो ये डिलीट किया, आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम देना होगा एंड हम लोग डिलीट कर देंगे। सो यो वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो का गया, राइट, डिलीट हो गया, ओके। यहाँ पे अब जिस भी प्रोजेक्ट के साथ आपको स्टार्ट करना है आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाइए और सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए उनको केवल रखिए। हमें आर्टिफैक्ट्स चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, रिपोज चाहिए, बोर्ड चाहिए। बोर्ड के बारे में कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो अब रिपोज आज स्टार्ट करेंगे। रिपोज में फाइल्स, कमिट, ये सारे ऑप्शंस। टेस्ट प्लान हम टेस्ट प्लान जो है ना, ये हम अलग से एज एन ऑप्शन में, ये लाइसेंसिंग में मैंने दिखाया था कि इसका अलग लाइसेंस लगता है, तो इसलिए टेस्ट प्लान हम लोग हटा देंगे। तो प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाके टेस्ट प्लान जो है इसको आप टर्न ऑफ कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। दिस हैज बीन रिमूव एंड वी आर गुड, ठीक है। आगे बाकी आपको बताऊंगा कि हम टीम्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जैसे एक एडियो एजाइल की टीम है, हम लोगों ने, अब कल जब बोर्ड में आपने देखा होगा तो बोर्ड में जैसे हमने यहाँ पे देखा तो कई सारे बोर्ड में हमने बैकलॉग आइटम्स क्रिएट किए थे। हमारे जो भी बैकलॉग आइटम्स जितने भी हैं ये सारे के सारे बैकलॉग आइटम जब हम असाइन करने लगते हैं तो ये किसी न किसी टीम को जाते हैं, ठीक है। टीम्स जो होती हैं उनको असाइन होते हैं। तो असाइनमेंट के लिए जब आप यूज़र को असाइन करते हैं तो यूज़र में टीम भी बननी चाहिए। मैंने आपको इनिशियली जब स्प्रिंट के बारे में, स्क्रम के बारे में पढ़ाना शुरू किया था तो एजाइल में मैंने बताया था कि एजाइल में कई सारी डेवलपमेंट टीम होती हैं। तो एपिक जैसे फ्रंट एंड की एक टीम, बैक एंड की एक टीम, एग्जाम्पल देके बताया था मैंने। तो वहाँ पे अगर ये एक एपिक बना है तो उसमें फीचर कई सारे 2 फीचर हो सकते हैं, जैसे ये बैकएंड का और एक फ्रंट एंड का। तो जब आप इन फीचर्स के ऊपर जाते हैं, राइट, तो ये जो फीचर्स हैं ये इंडिविजुअल यूजर्स को और उनकी टीम को असाइन होने चाहिए। टीम को असाइन हो, आप टीम कैसे क्रिएट करते हैं और इंडिविजुअल टीम में यूजर्स कैसे आते हैं, कैसे उन्हें हम ऐड करते हैं, वो हम लोग कहाँ से करेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो एक बार, अब बोर्ड की कुछ सेटिंग्स हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट सेटिंग है इसमें हम एक एक आइटम की सेटिंग्स देखेंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाइए।
प्रोजेक्ट की सेटिंग में ये बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड में आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, और टीम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये 2 चीज़ें हैं। साथ में मैं आपको गिटहब कनेक्शंस भी अभी दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। सो प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे प्रोजेक्ट में आपके पास ऑलरेडी 2 स्प्रिंट हैं, राइट, वही चीज़ जो हम वहाँ से सेट करते थे वही चीज़ यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप डेट सेट करके और ये इसका नाम वगैरह चेंज कर, ये हम लोगों ने पहले भी किया था तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका एक टीम है एडीओ एजाइल, और एडीओ एजाइल के अंदर 1 2 3 स्प्रिंट हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया यहाँ पे चाहे तो इटरेशन बना सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे ये इटरेशंस हैं। सो यू कैन, दिस इज अ डिफॉल्ट टीम सेटिंग, तो इटरेशंस टीम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होगा। ये सेटिंग्स भी हम लोगों ने देखी हुई है, प्रोजेक्ट की सेटिंग, जिसमें आप ये सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे दिया कि हम एपिक्स के साथ काम करेंगे, फीचर्स के साथ बैकलॉग में, राइट, तो आप इटरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, एरियाज एंड टेम्पलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि हमारे वर्किंग डेज कौन कौन से हैं, राइट, प्रोजेक्ट की सेटिंग, ये सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी बोर्ड हैं, बोर्ड के सारा कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। देन ये सारी सेटिंग्स हम लोगों ने पहले भी देखी हैं। एडीओ एजाइल स्प्रिंट 1 2 3, राइट, किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, कोई चाहे तो रिमूव करना है तो ये रिमूव भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकलॉग इटरेशन है, करंट इटरेशन ये वाला टाइम के हिसाब से आ जाता है, मैंने बताया था। जो सेटिंग्स हमने वहाँ देखी थी वो सेटिंग्स हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो एरिया जो होता है, ये एरिया बोलते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड है या बैक एंड है ऐसा करके उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एरिया है, राइट, एडीओ एजाइल, एडीओ एजाइल सॉरी, यहाँ पे आप, इसको हटा देता हूँ, राइट, इस एडीओ एजाइल के अंदर फिर आप पैरेंट चाइल्ड करके कई सारे हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं, okay? तो दिस इज फॉर द सिलेक्शन, एंड यहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट इसको चेंज करके कोई और नाम देना चाहते हैं, देन न्यू चाइल्ड क्रिएट करेंगे एक नया, इसके अंदर एक और, मान लीजिए ये, तो एडीओ एजाइल के अंदर का एक एरिया हो जाएगा। फिर आप इसके अंदर नया चाइल्ड और क्रिएट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है कि एरिया के अंदर ही हम स्प्रिंट्स क्रिएट करते हैं कभी भी, ठीक है। सो इटरेशंस कहने का मतलब, सो ये एडीओ एजाइल के अंदर स्प्रिंट है, स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2, राइट, और आप दूसरे के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। सो आप बाय डिफॉल्ट एडीओ एजाइल हमने एक दूसरा क्रिएट किया था। हाँ जी अभिषेक। सर इटरेशन और एरिया में क्या डिफरेंस है सर? गुड क्वेश्चन। इटरेशन इज योर स्प्रिंट, कि पहला स्प्रिंट, दूसरा स्प्रिंट, तीसरा स्प्रिंट, स्प्रिंट में टाइम होता है, राइट, और एरिया उसका पेरेंट आइटम होता है। तो एरिया एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्प्रिंट, ऐसा जैसे एडीओ एजाइल जो प्रोजेक्ट का नाम होता है ना, उसके नाम से ही एक एरिया बन जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि अलग अलग क्रिएट करें, हम नया एरिया क्रिएट करें, मतलब एरिया का मतलब हो गया टीम, यहाँ पे कि एक टीम फ्रंट एंड की, तो एक एरिया क्रिएट कर दिया, दूसरा बैक एंड का, फिर फ्रंट एंड के अपने स्प्रिंट्स चालू, बैक एंड वालों टीम के अपने स्प्रिंट्स चालू। तो यहाँ पे एक एरिया क्रिएट करेंगे फ्रंट एंड के लिए, एक एरिया क्रिएट करेंगे बैक एंड के लिए, तो हम लोग एडीओ एजाइल के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया था अभी ना, इसको एडिट कर लो, तो एरिया नेम के बजाय इसको फ्रंट एंड कर दिया, सेव एंड क्लोज। फिर एक और क्रिएट कर लो, और इसको एडीओ एजाइल लोकेशन है उसी के अंदर मैं एरिया क्रिएट कर रहा हूँ, तो फ्रंट एंड वाला वो हो गया, बैक एंड का ये हो गया, ठीक है। अब आपको जब स्प्रिंट इटरेशन क्रिएट करोगे तो फ्रंट बैक एंड के लिए अलग अलग स्प्रिंट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट, न्यू चाइल्ड आइटम या न्यू आइटम, एंड इटरेशन में जाके, एंड देन इनके लिए जैसे ये एडीओ एजाइल के लिए है वैसे ही, और फ्रंट एंड के लिए अलग अलग स्प्रिंट, स्प्रिंट 1 2 3 4, उन इसमें उसमें उनके स्टोरीज और उनके डिलीवरीज, और बैक एंड के लिए उनके स्टोरीज एंड उनके डिलीवरीज। जैसे हम लोग जीरा में करते हैं ना, जीरा में ये दोनों की टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं, अजूर बोर्ड की और जीरा की।
जीरा में जैसे हमारे पास क्या होती है, टीम्स होती हैं, राइट। आप में से किसी ने जीरा में काम किया है? किसी ने जीरा में काम? थोड़ा बहुत किया है सर, बहुत बहुत ज्यादा नहीं किया है कुछ। नहीं, दैट्स ओके। यस तो यस क्या ओके, सो जीरा में टीम होती है, यहाँ पे एरिया हो गया। तो अलग अलग टीम बनाते हैं, अलग अलग स्प्रिंट में अलग अलग टीम को स्टोरीज असाइन करते हैं, दैट इज हाउ उनके बंदे जो होते हैं उनको भी हम उसमें अरेंज करते हैं। सो ये डिफरेंस है। तो सर ओके, फ्रंट एंड और बैक एंड अगर दो एरिया बना दिया तो इटरेशन में दोनों दिखेगा, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड के अलग इटरेशन, बैक एंड के अलग इटरेशन, और उनके इटरेशन में उनके स्टोरीज, एपिक अच्छा इश्यूज, और बैक एंड वाले के एरिया में उनके स्प्रिंट के उनके स्टोरीज। सो इससे सेग्रीगेशन हो जाता है प्रॉपर। किसने पता लगा अभी अगर कोई एक किसी ने क्लोज नहीं किया है तो वो सारी टीम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जबकि असाइन किसी को है, राइट। तो बैकएंड वाला फ्रंट एंड की चीजें हैंडल नहीं कर सकता, तो दैट इज वाई एक सेग्रीगेशन होने के लिए यहाँ ये चाहिए होता है। सो यहाँ पे बोर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं मोर एवर सारा ही कुछ। ये एक लास्ट इसमें गिटहब के साथ कनेक्शन का लिंक भी है। गिटहब में भी आप लोग अपना वो बना लीजिएगा अकाउंट, राइट। अगर आप में से किसी ने गिटहब पे साइन अप नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, हम लोग गिटहब भी कवर करेंगे। तो अगर मेरा जो अजोर बोर्ड है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा अजोर बोर्ड है वो गिटहब रेपोज के साथ कनेक्टेड रहता है, गिट ये सॉरी अजोर डेवॉप्स के ही सारे कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड रहता है। बट इन दैट केस जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप मान लो कि अजोर रेपोज नहीं यूज करना चाहते हो, आप गिटहब यूज करना चाहते हो, तो आप गिटहब को यहाँ पे गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको पढ़ो तो ये बोल भी रहा है कि आपके जो गिटहब से रिलेटेड लिंक्स हैं, राइट, वो पुल रिक्वेस्ट वगैरह आपके वर्क आइटम के साथ फिर लिंक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे केस में अगर हम गिटहब के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं तो हमारे वर्क आइटम रिपोज के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर आप बोर्ड पे जाते हैं और बोर्ड में आप अपने स्प्रिंट के बोर्ड पे जाते हैं, तो ये मेरा स्प्रिंट का बोर्ड है। इसमें ये एंड यहाँ पे भी हमारा जो बोर्ड है ये, मान लो ये वाला सेक्शन, ये एडियो एडमिन एपीआई एंड पॉइंट को उठा लेता हूँ मैं। एपीआई एंड पॉइंट को कल अगर मैं अभी ये न्यू आइटम है, राइट, मैं इसको ओपन अगर करूं तो अब यहाँ पे आप राइट साइड में एक चीज देखिएगा, इधर ये क्या है, ऐड लिंक डेवलपमेंट का। बट इससे फायदा क्या होगा, देखो आपको ना, कल मैंने बताया था कि अगर आपका जो कार्ड है ये आपको खुद जब आप इस पे कमेंट्स डालते जाते हैं तो आप मूव करते जाते हैं, राइट, किसने कब क्या किया, रिव्यू किया, ये किया, राइट। अगर ये पूरा अप नहीं हुआ है तो इसको भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, अगर ये क्लोज क्लोज नहीं हुआ है तो। लेकिन साथ ही साथ जब डेवलपर काम करने लगता है तो ये डेवलपर का कोड के साथ अगर हम इसे लिंक कर दें, उसकी रेपोजिटरी के साथ, उसके स्टेटस के साथ अगर हम इसे लिंक कर दें, देन दिस बिकम्स वेरी यूजफुल कि ये अपने आप चीजें मूव करने लग जाती हैं। कहने का मतलब ये जो बोर्ड है ये आपके गिट रेपोज के द्वारा खुद ही मूव करना शुरू कर देगा। आपका गिट रेपोज जैसे जैसे मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। कैसे काम करता है आइए दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये जो स्टोरी है एपीआई एंड पॉइंट फॉर मोबाइल, ये मुझे असाइन हुई, मैं डेवलपर। बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा फ्लो, राइट। जीरा में भी ऐसे ही होता है। तो मैं, ये नया आइटम था, मैंने इस आइटम को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब मैं इस आइटम पे जब काम करना शुरू करूंगा, राइट, और देखो एरिया और स्प्रिंट यहाँ से पता चलता है कि किसका एरिया है, राइट, और कौन सा स्प्रिंट है, ये फ्रंट एंड का बैक एंड का। दैट इज हाउ जब हम लोग इसको स्टोरीज क्रिएट करने लगते हैं ना, तो क्रिएशन के टाइम में हम लोग एरिया डिफाइन करते हैं कि भाई किसके एरिया का ये एपिक है या किसके एरिया का स्टोरी है यहाँ। सो टीम वाइज असाइन हो जाता है फिर। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो ये जो स्टोरीज है, इसको जब मैं काम एज ए डेवलपर काम करना शुरू करूंगा तो मैं इसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, एक फीचर ब्रांच बनाऊंगा, राइट। आप में से कोई ऐसा है जिसको गिट की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है कि फीचर ब्रांच क्या होता है, मेन ब्रांच क्या होता है, या गिट बिल्कुल नहीं पता? वेरी गुड, कि सबको पता है। अच्छा आदर्श, आपने बिल्कुल गिट पे काम नहीं किया है?
सर मेरा सर्विस ही दूसरा, मतलब मेरा एरिया ही दूसरा था, तो मैं अभी आईटी में जस्ट आ रहा हूँ, बट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है खुद से गिट के बारे में। गिट तो और प्रीरिक्विजिट है एजूर डेवऑप्स का। ओके सर, गॉट इट, बट है गिट अच्छा और ठीक गिटहब है। के बारे में पढ़ा है, ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज और क्या अच्छी होती है क्या खराब होती है, ऐसा। कभी आपने खुद से फीचर ब्रांच बना के पीआर रेस करके मर्ज वर्ज किया है? नहीं सर, ये नहीं करा, बस अभी थ्योरेटिकल पढ़ा है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गिट प्रीरिक्विजिट होती है डेवऑप्स की, वो तो आना ही ओके चाहिए। ओके सर, अब मैं पढ़ लूँगा, कुछ डाउट होगा श्योर, तो मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक है श्योर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई डेवलपर है, अब मैं आपको चलो थोड़ा सा गिट का ब्रांचिंग बेसिक्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट पे चलते हैं और बोर्ड में कैसे कैसे चीज़ें मूव करेंगी, आप कैसे लिंक करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कंपोनेंट एक दूसरे से लिंक है। तो देखो क्या होता है ना कि इट इज़ अ ब्रांच। मान लो ये एक ब्रांच है। ब्रांच जो होती है उसमें एक आपकी मेन ब्रांच होती है या मास्टर ब्रांच होती है। ऐसी ब्रांच, ब्रांच का मतलब समझ रहे हो ना, शाखाएं। तो जब आपका रिपोजिटरी पहली बार बनता है और उसमें जो भी कंटेंट होता है वो किसी न किसी एक ब्रांच में होता है। तो मान लो आपने एक मेन ब्रांच बनाया, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए आपको गिटहब पे ले चलूंगा क्योंकि अब हमारा टॉपिक एजोर रिपोज का स्टार्ट हो रहा है जो कि गिट है बेसिकली। तो मेन एक ब्रांच है, मान लीजिए ऐसा ये। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप इस ब्रांच से एक दूसरी ब्रांच क्रिएट करते हो जिसको हम बोलते हैं फीचर ब्रांच। नॉर्मली ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। तो आपने किससे क्रिएट किया? आपने जो आपकी मेन थी उससे आप इसको क्रिएट करते हो। तो इसका मतलब इसमें जो कुछ भी कोड है वो कोड क्लोन होके इसमें आ जाता है। क्लोन होके एज इन जो है आपने इसी की ब्रांच यहाँ पे क्रिएट की है। मेन ब्रांच को कभी डायरेक्ट टच नहीं किया जाता। मेन ब्रांच जो होती है वो हमेशा प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। प्रोटेक्शन कैसे इनेबल करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ब्रांचिंग प्रोटेक्शन क्या होता है। तो मेन ब्रांच हमेशा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसमें कोई अप्रूवर भी होना चाहिए, कोई रिव्यूअर भी होना चाहिए। सो अप्रूवर और रिव्यूअर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये काम करते हैं ये भी हम लोग अभी देखेंगे अजूर रिपोज के केस में और गिटहब के केस में, दोनों के केस में। तो फीचर ब्रांच आप बनाते हैं तो इसमें जो कोड होता है ना वो कोड हम लोग यहाँ पे इससे ब्रांच बनाते हैं तो कॉपी हो जाता है एक तरह से। पेरेंट यही रहता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें कोड लिखते हैं। मान लो यहाँ तक हम लोगों ने लिखा। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि जब इसमें सब कुछ हो जाता है यानी मेरा कोड अब रेडी है, तब मैं एक इस ब्रांच से को वापस रूट में मर्ज करने के लिए, इसको ओरिजिन बोलेंगे, है ना। ये चाइल्ड हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो ये फीचर ब्रांच, ये मेन ब्रांच। तो इसको वापस फिर इसी से क्रिएट करके, यानी इससे मेन ब्रांच से मैंने एक फीचर ब्रांच कट की। कट करना यही बोलते हैं कि हमने कट की। जो कंडीशन में कोड यहाँ पे था वही कंडीशन में कोड यहाँ पे आपका है। मान लो इस कंडीशन में कोड का स्टेटस था ए, तो आपके पास ए यहाँ पे भी है। अब आपने इसमें ए के अंदर आपने प्लस करके बी भी ऐड कर दिया, ठीक है। और अब ये जो आपका डेल्टा पार्ट है, यानी आपने कोड में जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो अभी इसमें नहीं है, राइट, क्योंकि आपने नई ब्रांच क्रिएट कर ली थी और उसमें आपने ऐड किया कोड। तो वो कोड आपने ऐड किया, फीचर ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, एक पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो। पुल रिक्वेस्ट, इसको पीआर बोलते हैं। पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है भैया मैंने कोड लिया था, मैं इसको पुल किया था मैंने आपके मतलब मेन ब्रांच से, अब मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ। पीआर का मतलब होता है रिक्वेस्टिंग टू मर्ज। तो जब ये आप रिक्वेस्ट करते हो ना तो यहीं पे आपका रिव्यूअर और अप्रूवर एक्शन में आता है। तो यहीं पे जब आप पीआर ओपन करते हो
तो आपके ये आपका पीआर है। अब पीआर में ही आपके रिव्यूअर एंड अप्रूवर्स आते हैं। तो यहीं पे आपका somebody will review your code। कोड ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, है ना। somebody will review, somebody will approve, दोनों अलग अलग होने चाहिए इन वेरी टिपिकल जेनेरिक सिनारियो। तो आपके कोड को आप पीआर ओपन करते हो, पीआर का मतलब ये एक रिक्वेस्ट होती है कि मैंने इसमें फीचर ऐड कर लिया है एज अ डेवलपर, और अब मैं इस कोड को टेस्ट भी कर चुका हूं, इसे मेन ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूं। मेन ब्रांच इज प्रोटेक्टेड एंड इट इज ट्रीटेड लाइक ए गोल्डन सोर्स। स्टेबल कोड हमेशा इसके अंदर होना चाहिए, कि आप इसके अंदर डायरेक्ट जाके छेड़छाड़ कोड में नहीं कर सकते। पहले आप ब्रांच क्रिएट करो, उसको अंदर कोड चेंज करके इसी ब्रांच से डिप्लॉयमेंट वगैरह करना है, पाइपलाइन वगैरह चलानी है, टेस्ट वेस्ट करना है, सब कुछ करो। जब आपको ये ब्रांच का जो कोड है वो कोड एकदम परफेक्ट हो गया, सेट हो गया, स्टेबल कोड है, तब आप पुल रिक्वेस्ट रेज करते हो मर्जिंग के लिए। तब जो आपका डेवलपर होता है एक, या कोई सीनियर डेवलपर होता है, या जो कोई अप्रूव करने वाला होता है, वो इस कोड को पीआर को रिव्यू करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब पीआर आप करते हो तो पीआर में ये चीजें भी दिखती हैं प्रॉपरली, कि क्या क्या लाइन हटाई गई है, क्या क्या काम किया गया है प्रॉपर हर एक कमिट का, कि आपने ये लाइन हटाई है, ये फाइल ऐड की है, इस लाइन में मॉडिफिकेशन किया है, ए से बी किया है, जो कुछ भी आपने किया है, चेंज किया है, ऐड किया है, सब कुछ आपके पीआर में दिखता है। कंपैरिजन के लिए डिफ में, जिसको हम बोलते हैं गिट में डिफ करना। तो पीआर में डिफ करते हैं हम लोग, सारी चीजें देखते हैं और रिव्यू कर लेते हैं, और फिर रिव्यूअर जो है ना वो सबसे पहले अप्रूव करता है। रिव्यूअर को रिव्यू करने के बाद अप्रूव करना होता है। फिर जो अप्रूवर होता है ना वो भी आप रिक्वेस्ट को अप्रूव करता है। जब अप्रूव हो जाता है तब ये बंदा इसको यहाँ मर्ज कर सकता है। अदरवाइज प्रोटेक्शन होने की वजह से फीचर ब्रांच को डायरेक्ट ये बंदा अकेले ही डेवलपर डायरेक्ट इसमें मर्ज नहीं कर सकता। वो मर्ज करने के लिए ट्राई भी करेगा तो नहीं कर पाएगा, उसमें अप्रूवल चाहिए तभी वो मर्ज कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो जब अप्रूवल रिव्यूअर हो जाता है तब वो इसमें मर्ज करता है, तब ये इसका स्टेबल कोड इसमें चला जाता है। अब कोई दूसरा डेवलपर होगा वो उस कोड को पुल रिक्वेस्ट, है ना, फीचर क्रिएट करेगा, फिर वो उस पर काम करेगा, वो मर्ज करेगा। या दो दो डेवलपर एक साथ इसमें एक ए से, किसी ने ए किया, ए प्लस बी ऐड किया है, दूसरे वाले ने ए प्लस सी ऐड किया है, ये बी फीचर पे काम कर रहा था, दूसरा डेवलपर सी फीचर पे काम कर रहा था, तो फिर इसने भी पीआर ओपन किया तो यहाँ पे ए प्लस बी आ गया, और सी वाले ने भी किया तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो दैट इज हाउ जो गोल्डन सोर्स है उसको हम इंटरफेयर नहीं करते, उसमें पुल रिक्वेस्ट करके ऐड करते। अब इसको हम प्रैक्टिकल अगर देखें, ठीक है, तो कैसे काम करता है, इसको बोलते हैं ब्रांच, फीचर ब्रांच। प्रैक्टिकल अगर हम ऐसे ही, आपको पहले मैं इसमें जाऊं, इसके पहले मैं आपको गिट में चीजें दिखाऊं। बोलिए आदर्श। तो बस 2 मिनट और उस टॉपिक पे जी जैसे मेन ब्रांच थी। सो जस्ट इसको जस्ट शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये डेवलपमेंट का मेन जो हमारा पाइपलाइन है या फिर जो मेन ब्रांच है, इसमें हम एक कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन का करा। तो जो ये फीचर ब्रांच हम बनाएंगे एक, सो इट कुड बी लाइक कि ये ऐसा काम करेगा कि डेवलपर पैरेलली उस पे, या तो सपोज करिए हम परसेंटेज या फिर रूट निकालने के लिए उस पे कोडिंग करेंगे फंक्शन लिखेगा, वेरी गुड। फंक्शन, एंड देन ये अगर हम इस पुल रिक्वेस्ट अप्रूविंग रिक्वेस्ट करके जब डेवलपर टेस्ट वेस्ट कर लेगा उस फीचर को, सो हाँ उसको मर्ज करने के लिए वापस वो अप्रूवल रिक्वेस्ट डालेगा, एंड हूएवर द अप्रूवर विल अप्रूव इट, राइट। विल अगर अप्रूव, वो करेक्ट सब कुछ सही रहे। ओके, सो करेक्ट। तो बेसिकली कि आपका जो मेन, फिर जो आपका जी, मेन प्रोग्राम है उसके अंदर वो परसेंटेज परसेंटेज एंड रूट्स का कैलकुलेशन, जो भी स्क्वायर रूट एग्जैक्ट। का भी आ जाएगा फीचर, ओके, करेक्ट। गॉट इट। तब ओके आप ओके, इसको पब्लिश कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए, कि हाँ ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है अब इसमें ये फीचर आ गया है। गॉट इट, थैंक यू। अभिषेक। सर मेन और मास्टर, सर कहीं पे मेन बोलते हैं कहीं मास्टर बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है कि ये सर अलग दोनों अलग है? सेम ही है, अपनी मर्जी अच्छा। है, चाहे जो रख दो आप। बहुत लोग अपने नाम से रखते हैं, कंपनी के नाम से रखते हैं बहुत सारे लोग, तो इट इज जस्ट अ नेम। ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार कि ये
ब्रांच गिट कैसे बनता है, ब्रांचेस कैसे बनती है। हम लोग गिट रिपोज के केस में देखेंगे, गिटहब दोनों के केस में देखेंगे। तो github.com अगर आप ओपन कीजिए आप सब लोग, तो आपको कुछ ऐसा github.com दिखेगा। आप लोगों को भी साइन अप करना चाहिए github.com पे। और ये जो सेक्शन है, ये यहाँ से प्लस करके आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, और रिपोजिटरी का क्रिएशन भी कर सकते हैं। तो न्यू ऑर्ग, जैसे मैं एक न्यू ऑर्ग करके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूँ, तो फ्री वाला है एक क्रिएट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, इस पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने KR लैब ADO करके एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहा हूँ। तो अब ADO KR लैब ADO ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। अब ये आपके पर्सनल अकाउंट के साथ बिलोंग कर रहा है या बिजनेस के साथ, ये आपकी मर्जी है, राइट। अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस का नाम देना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से ये कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गिटहब में कंसेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज का। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने प्राइवेट कर लिया तो रिपोजिटरी सारी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनती है, तो इंडिविजुअल रिपोजिटरीज नहीं बनानी कंपनीज में नहीं होती हैं, बल्कि पहले ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपोजिटरीज होती है। उसका फायदा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने क्रिएट किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड फिर उसके अंदर हम जो रिपोजिटरीज है वो शेयर्ड हो सकती हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो शेयर्ड नहीं हो पाता। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो शेयर नहीं होता, राइट। वो केवल एक आदमी के लिए पर्सनल होता है। तो पर्सनल जो होता है अकाउंट आपका, उसके साथ में आप नहीं क्रिएट कर सकते यूजर्स। कैसे, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे माई पर्सनल अकाउंट ये मैंने ओपन किया, और ये मैं गिविंग अ कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, और कोई भी आप दे सकते हो, अपना पर्सनल भी दे सकते हो, एंड क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप इसको यूजर्स यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, एड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। आप बाकी यूजर्स को ऐड कर सकते हो, दे विल बी एक्टिंग लाइक अ डेवलपर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। और गिटहब के अंदर कितने भी यूजर्स आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो और वो ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के हों, अलग अलग कंपनी के भी होंगे तो चलेगा। ये 3 चीजें गिटहब में होती हैं। पहला यूजर रिपोज, दूसरा ऑर्ग रिपोज, तीसरा इंटरप्राइज रिपोज। 3 तरह के प्लान भी होते हैं गिटहब में। जो यूजर रिपोजिटरीज है ये नॉन शेयरेबल एंड पर्सनल होते हैं, इसमें आप यूजर ऐड नहीं कर सकते। हाँ जी राज। सर अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल यूजर्स, इट विल बी चार्ज, राइट? नहीं, गिटहब में चार्जेबल नहीं होता। अजूर रिपोज में ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिपोजिटरीज होती हैं, तो वो तो चार्जेबल रहता ही है पर यूजर के हिसाब से। गिटहब पे चार्ज नहीं होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, पे 2-3 यूजर ऐड करेंगे तो? हाँ, गिटहब इसमें बताने वाला हूँ, वही तो इनके डिफरेंस ही तो बताने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा टाइम दीजिए। तो यूजर रिपोजिटरीज नॉन शेयरेबल होती हैं, पर्सनल होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिपोजिटरीज जो होती हैं, इसमें यू कैन ऐड यूजर एंड क्रिएट टीम, लेकिन इसमें प्लान होता है। प्लान क्या होता है, 2 तरह के प्लान इसमें होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप की रिपोजिटरीज अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, उसमें 2 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है फ्री और एक होता है कंपनी या बिजनेस। जो फ्री प्लान होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी आप यूजर ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्री प्लान में गिटहब के आप एनी यूजर ऐड कर सकते हैं, यानी किसी भी ईमेल आईडी का यूजर ऐड कर सकते हैं। नो एसएसओ इनेबल्ड, सिंगल साइन ऑन वगैरह ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है गिटहब में। फ्री प्लान, फ्री में आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट कर रहा हूँ अभी वो फ्री है, ठीक। अब इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं
किसी भी यूजर को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेटअप किया, देन यूजर आईडी पासवर्ड डाला। राज अभी उसी पे आ रहे हैं ना, आप ही के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। तो ओके इफ यू सी KR लैब ADO करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। अब जब मैं पीपल में गया तो यहाँ पे यूजर्स हैं, राइट। और अगर मैं यहाँ ऑप्शन देखूं तो मेरे पास इनवाइट मेंबर करने का ऑप्शन है। बट और ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग वगैरह भी, क्या क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं, राइट, सारी सेटिंग भी इनेबल करने के ऑप्शन होते हैं। क्या चाहते हैं आप, कैसे चाहते हैं, पॉलिसीज वगैरह भी हैं, राइट, रिपोजिटरीज के बारे में कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्रिएट किया। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हूँ यहाँ पे देखो तो इसमें सेटिंग है, सेटिंग में पीपल का ऑप्शन और टीम का ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं पर्सनल अकाउंट में जाऊं, जैसे इसमें जो मेरा पर्सनल अकाउंट है ये ऐसा शर्मा विजय 86 ऐसा करके, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अगर आप जाते हो तो आपको रिपोजिटरीज क्रिएट करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ टीम और यूजर का कोई ऑप्शन नहीं दिखता, कोई सेटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि ये टोटली पर्सनल अकाउंट है। दिस इज टोटली पर्सनल अकाउंट। इसकी जो रिपोजिटरीज हैं उसमें सिर्फ मैं ही काम कर सकता हूँ, किसी और को इस रिपोजिटरीज में काम करने के लिए मैं इनवाइट भी नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल अकाउंट, राइट, एंड ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट। तो यहाँ वापस चलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे, राइट, KR लैब ADO। यहाँ पे हम यूजर्स को इनवाइट कर सकते हैं। यूजर्स को इनवाइट करेंगे तो ये जो भी इसके अंदर रिपोजिटरीज बनेंगी या जो कुछ भी होगा, पाइपलाइंस वगैरह भी जो कुछ भी होंगी, उसमें इन यूजर्स को एक्सेस हो जाएगा। वो इस पे इस रिपोजिटरीज को, जो प्राइवेट रिपोजिटरीज भी इसमें होंगी, उनको भी ये यूजर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक्सेस कर पाएंगे। तो लेट्स ट्राई टू ऐड समवन। कैन समबडी गिव मी देयर ईमेल आईडी? rajkumar25moria@gmail. अगर आपका पहले से इसमें आईडी है तो आपका दिख जाएगा, राजकुमार हाँ है 25 25 मौर्य MAURYA। ये हाँ ठीक। अब मैं आपको इनवाइट यहाँ पे करूंगा तो आई कैन इनवाइट यू लाइक अ मेंबर और लाइक एन ऑनर। मैं आपको एज अ मेंबर इनवाइट करके सेंड इनविटेशन बटन पे क्लिक कर दिया। नाउ पीपल में मेंबर अभी एक ही है, इनविटेशन भेजा गया है एक लोग को। नाउ जब आप राजकुमार, जब आप इसको ऐड कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको मेल गया होगा या गिटहब खोलेंगे, जब आप ऐड कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे मेंबर्स में आपका आ जाएगा, 2 मेंबर्स यहाँ दिखने लगेंगे व्हेन यू एक्सेप्ट द इनविटेशन। और जब आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप इस KR लैब ADO के अंदर ये आप एक्सेस कर सकते हैं, इसकी सारे रिपोजिटरीज एक्सेस कर सकते हैं, इसमें टीचर ब्रांच क्रिएट करके कंट्रीब्यूट वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा एक्सेप्ट करो जो सो पासवर्ड नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, मिल गया। 1 सेकंड चलो। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूजर और उनका लेवल, ये सब कुछ यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा। एक्सेप्टेड सर। Accepted, yeah, right. Now if you see Rajkumar has accepted, so he becomes member of this organization. अब ये इसलिए ऐड किया क्योंकि नाउ हम लोग पुल रिक्वेस्ट वाला, अप्रूवल वाला सिस्टम, ब्रांच प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं, ये सब चीज भी इसमें देख सकते हैं। तो मैंने इनको ऐड कर लिया, राइट। अदर्स आपने काम नहीं किया, लेकिन अभी आपको ये चीजें क्लियर लग रही होंगी। कहीं पे अगर क्वेश्चन लग रहा होगा तो पूछिएगा जरूर। तो यहाँ पे राज आप म्यूट पे रहिए, काफी नॉइज आ रही है। तो यहाँ पे अब
ऐड हो गया, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक हो गया। अब मैं यहाँ पे टीम क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। टीम का कोई नाम दे सकता हूँ और उसमें भी यूजर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो टीम से फायदा क्या होता है कि जैसे मैंने रिव्यूअर्स की एक टीम क्रिएट कर ली, फ्रंट एंड रिव्यूअर्स, बैक एंड रिव्यूअर्स या समथिंग, राइट। और उसके बाद उस टीम को रिव्यू का एक्सेस असाइन कर दूंगा, तो उस सिर्फ आपको कभी भी आगे चल के किसी यूजर को अलग से एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का एक्सेस हो सकता है गिटहब के अंदर। अगर आपने टीम क्रिएट कर लिया है और टीम को आपने एक्सेस दे दिया, कभी भी कोई यूजर को उस टीम का पार्ट बना देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे फीचर्स, पॉलिसीज इनहेरिट कर लेगा। दैट इज वाई द टीम का कंसेप्ट इज हियर। अब मान लीजिए मैं चलता हूँ यहाँ रेपोजिटरीज में, और रेपोजिटरीज में मैं एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल भी है, राइट। तो यहाँ पे KR लैब एडीओ में मान लो मैं एक रेपोजिटरी बनाता हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट रेपो। ऐसा करके रेपोजिटरी क्रिएशन कर रहा हूँ। अब देखो रेपोजिटरी क्रिएशन करते हैं कैसे, उसमें ब्रांचिंग प्रोटेक्शन रूल वगैरह कैसे ऐड करते हैं, फिर पुल रिक्वेस्ट वगैरह कैसे करते हैं, वो सब आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ। तो मैंने फर्स्ट रेपो करके यहाँ पे किया। फर्स्ट रेपो के बाद इसको प्राइवेट करना है कि पब्लिक, पब्लिक करेंगे तो एनीबडी कैन सी, प्राइवेट करेंगे तो केवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही देख सकते हैं। तो प्राइवेट किया। प्राइवेट करने के बाद आप इस रेपोजिटरीज को ऐड रीडमी फाइल करके डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। गिट इग्नोर फाइल क्या होती है, किसी को इसके बारे में जानकारी है? यस सर इस फाइल के अंदर अगर हम कुछ भी प्लेस करते हैं तो वो फाइल जब हम कमिट करके पुश करते हैं तो वो पुश नहीं होती रेपोजिटरी। एग्जैक्टली तो ये एक ऐसी फाइल है भाई लोग, बाय डिफॉल्ट जब हम लोग कोड पे, कोई डेवलपर जो है वो जब कोड वगैरह पे काम करना शुरू करता है ना, तो वो कई सारे एग्जीक्यूशंस करता है। जैसे मान लो कोई अगर जावा स्क्रिप्ट, जावा पे काम कर रहा है, तो जावा पे अगर वो मावेन पे काम कर रहा है, तो वो जब मावेन का एमवीएन टेस्ट डिप्लॉय वेरीफाई कोई भी गोल्स एग्जीक्यूट करेगा तो टारगेट फोल्डर भी बन जाता है। अगर कोई मैक पे काम कर रहा है तो .ds स्टोर करके एक फाइल बन जाती है हर एक जगह पे। तो ये सारी चीजें जब आप कमिट करेंगे तो अननेसेसरी चली जाएंगी। या ऐसा होता है कि कोई हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, अगर आप मान लो Node.js पे काम करो, तो Node.js में .env फाइल है, उसके अंदर पासवर्ड वगैरह रखे हैं, तो वो भी चली जाएगी गिट में, जबकि ये नहीं होना चाहिए। कोड में उसका सिर्फ कोड, रिपोजिटरीज में सिर्फ कोड जाना चाहिए, सेंसिटिव चीजें नहीं जानी चाहिए। तो आप उन फाइल को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप .gitignore फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट .gitignore के टेम्पलेट्स भी आते हैं। जैसे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो टेम्पलेट्स भी आते हैं। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं किसी पे भी, फॉर एग्जांपल आप जावा पे काम कर रहे हैं या मावेन, तो ये आप सर्च कर लेंगे, ये आपने मावेन कर दिया, तो आपका जो कोड है मावेन पे, अगर आप इस पे काम करने वाले हैं, जावा पे काम करने वाले, तो मावेन से रिलेटेड सारी चीजें क्या क्या इग्नोर होनी चाहिए इन टिपिकली, वो सारी चीजों की एक .gitignore फाइल बन जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए, दिस विल सेट मेन एज द डिफॉल्ट ब्रांच। तो जो आप हम बोल रहे थे ना ये वाला ब्रांचिंग, वो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट ब्रांच। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट ब्रांच। तो डिफॉल्ट ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है, मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच, है ना, जैसे अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा था। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन है। अगर आपको डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर रखनी है तो ये सेटिंग का सेक्शन है, इसको ओपन कर लीजिए, राइट। ये सेटिंग्स में ही, रेपोजिटरीज के सेटिंग में आता है ऑप्शन, जहाँ पे कि आप मेन की जगह पे मास्टर या कुछ और रख के अपडेट करेंगे तो रेपोजिटरीज की डिफॉल्ट ब्रांच चेंज हो जाएगी। नई ब्रांच जब भी, नया रिपोजिटरी जब भी आप क्रिएट करेंगे तो यही उसका, इस नाम से उसका ब्रांच बनेगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे मेन को मेन ही रहने देते हैं और क्रिएट रेपोजिटरी कर दिया। देखो जब मैंने रेपोजिटरी क्रिएट किया तो इस रेपोजिटरी के अंदर मेरे पास .gitignore और रीडमी बन गई। .gitignore मावेन वाली मैंने टेम्पलेट से उठाया था, और रेपोजिटरी के नाम के आगे अगर लॉक लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्राइवेट रेपोजिटरी है। तो gitignore को अगर आप ऐसे क्लिक करके देखेंगे तो इसमें देखो क्या क्या टारगेट पूरा इंक्लूड ना करने के लिए है, राइट। फॉर्म XML टैग, रिलीज प्रॉपर्टीज, राइट, ये सारे MVN की टाइमिंग प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, डॉट प्रोजेक्ट, क्लास पाथ, ये सब चीजें
एक्सक्लूड हो जाएंगी, इसलिए गिट इग्नोर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी रीडमी फाइल है एक सिंगल फाइल तो चाहिए होती है इनिशियलाइज करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने जो टिक मार्क किया था उसकी वजह से रीडमी बन गई है। तो ये जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ दिखती हैं? आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो यहाँ दिखती हैं। अब ब्रांच देखो ये है, ऐसा आइकॉन भी बना है ना कि रूट से निकलता है, फिर एक फीचर ब्रांच ऐसे क्रिएट कर लिया, फिर इसको ऐसे मर्ज कर दोगे ऐसा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी किसी भी ब्रांच को आप प्रोटेक्ट कैसे करते हो गिटहब में, किसी ब्रांच को। अभी बाय डिफॉल्ट अगर हम इस ब्रांच को देखें ना, तो कोई एक, जैसे मैं डेवलपर हूं तो मुझे पहले एक फीचर ब्रांच बनानी है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे एक फीचर ब्रांच बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा ये दिखाता हूँ। ब्रांच बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे मेन ब्रांच है डिफॉल्ट, आप न्यू ब्रांच बटन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सोर्स पूछेगा कि किस ब्रांच से आप फीचर ब्रांच बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेन ब्रांच, कोई भी और फीचर से भी फीचर बना सकते हैं, और ब्रांच से ब्रांच, ब्रांच से ब्रांच ऐसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो टिपिकल एग्जांपल होता है वो होता है कि मेन ब्रांच होती है, उससे हम नया ब्रांच बनाते हैं। तो मैंने लिखा फीचर बैकएंड एंड पॉइंट ऐसा, और क्रिएट न्यू ब्रांच कर दिया। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक क्रिएट ब्रांच करने से दो ब्रांच बन गई। मेन ब्रांच में जो कंटेंट है वही इस ब्रांच में है। अब आप कोड बटन पे जाएं वापस, यहाँ मेन ब्रांच, दो ब्रांच दिखने लगी, इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी ब्रांचेस है वो एक्सप्लोर हो जाती हैं। आप उस ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसमें देखेंगे तो ये देखो सेम कंटेंट है। अब जब आपको कोई चेंज करना है तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाएंगे और वहां पे चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए रीडमी के अंदर मैं एक एडिट करके एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, फर्स्ट रेपो फर्स्ट चेंज इन फीचर ब्रांच करके जब मैं इसको कमिट करूंगा तो कमिट कहाँ हो रहा है? इन फीचर बैकएंड एंड पॉइंट ब्रांच में। कमिट करना मतलब सेव करना, तो डायरेक्टली कमिट इनटू फीचर ब्रांच, ये मैंने कमिट कर दिया। अब आप ध्यान से फिर से कोड पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेन ब्रांच जो है, राइट, यहाँ पे दिख भी रहा है, इस ब्रांच जहां पे आप हो इज वन कमिट अहेड ऑफ मेन ब्रांच, यानी इसमें मेन ब्रांच का जो कोड है उससे ज्यादा कोई चेंजेस इसमें किए जा चुके हैं, और एक कमिट का चेंजेस इसमें किया गया है। तो मेन ब्रांच में अब चल के देखें, राइट, इसका जो रीडमी इसमें ये कंटेंट आ रहा है, मेन ब्रांच में अगर जाके देखें तो वही कंटेंट आ रहा है, राइट, नो चेंज। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो ये मेक श्योर करती है कि आपकी जो सोर्स है, कोड है, वो अननेसेसरी कोई चेंज ना कर दे, अननेसेसरी कोई मॉडिफाई ना कर दे, राइट, और स्टेबल कोड हमेशा रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला कि फीचर ब्रांच, तो ब्रांच को पहले देख लेते हैं कि इस चेंज को अगर बिना प्रोटेक्शन के मैं यूज करना चाहूँ ब्रांच मर्ज करने के लिए तो कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल का रिक्वेस्ट है, ये तो इस बटन पे क्लिक कर लो। अगर ये बटन आपको नहीं भी दिखता है तो रिफ्रेश करके तो आप क्या करेंगे, आप पुल रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएंगे और पुल रिक्वेस्ट सेक्शन पे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। पुल रिक्वेस्ट जब भी किसी एक फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच में या डिफॉल्ट ब्रांच में या किसी भी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जिससे आपने उसे जिस रूट से क्रिएट किया है मर्ज करने की रिक्वेस्ट आप देते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को हम न्यू पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप कंपेयर करके न्यू पुल रिक्वेस्ट इस पे क्लिक करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या यहाँ पे नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। पुल रिक्वेस्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी दिया हुआ है कि पुल रिक्वेस्ट हेल्प्स यू टू कोलैबोरेट ऑन कोड विद अदर पीपल। As pull requests are created, they will appear here in searchable and filterable list. To get started, right? तो न्यू पुल रिक्वेस्ट बटन जब आप क्लिक करते हैं तो देखो ये एरो बता रहा है कि आप किस ब्रांच से किस ब्रांच के लिए रिक्वेस्ट रेज करना चाह रहे हैं। तो आपने रिक्वेस्ट रेज किया कि मेरी जो फीचर ब्रांच है उसमें मैंने चेंजेस कर लिए हैं, उसको आप मेन ब्रांच में मुझे मर्ज करना है। जब आप ये करते हो जैसे ही वैसे ही इसमें जितने भी कमिट आपने किए हैं इस ब्रांच में वो सारे कमिट आ जाते हैं। देखो एक कमिट मैंने किया है उसकी कमिट आईडी, और ये भी आ जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस क्या क्या हुए हैं, फर्स्ट रेपो था ये मेन वाली में है, और ये जो चेंजेस हैं ये फीचर में है। फीचर ब्रांच में मैंने ये चीजें ऐड करी, ठीक दिख रहा है।
देख रहा है डिफरेंस, और इसके बाद आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हो। जब आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह डालते हैं ताकि जो रिव्यूअर या अप्रूवर है वो उसको देख के समझ पाए। उसके बाद आप यहाँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते। लेकिन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने के साथ ही साथ आप खुद किसी रिव्यूअर को असाइन कर सकते हैं। असाइन करते हैं आप रिव्यूअर को, अप्रूवर को आप असाइन करते हैं। तो यहाँ आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप क्रिएट करें पुल रिक्वेस्ट, उसके पहले ही, बाद में भी कर सकते हो आप, यहाँ पे आप रिव्यूअर असाइन कर सकते हो। तो जैसे इस कोड में है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने यूजर है वो आ जाएंगे। फिलहाल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही है, राजकुमार मौर्य, तो इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने इनको रिव्यूअर बना दिया। अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगा। अब क्या होगा, राज के पास एक मेल जाएगी, मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि यू आर रिव्यूअर ऑफ दिस पीआर, है ना। तो ये पीआर को वो अप्रूव करेंगे। बट आप ध्यान दो यहाँ पे अभी उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, इसके बावजूद मर्ज पुल रिक्वेस्ट ग्रीन है, हाईलाइट है, मैं यहाँ पे मर्ज कर सकता हूँ रिक्वेस्ट की वजह से। और सेम यही स्क्रीन राजकुमार के पास जाएगी, वो यहाँ आके देख सकते हैं, फाइल चेंज पे जाके वो डिफ देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस हुआ है, क्या क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप। उसके बाद वो अप्रूव करेंगे। वो अप्रूव कैसे करेंगे, वो अभी उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी तो मैं दिखाता हूँ। मैं अभी इसको मर्ज कर सकता हूँ, मर्ज किया, कमिट का मैसेज कंफर्म कर दिया, तो मेरे जो फीचर ब्रांच के चेंजेस थे वो चले गए। नाउ इफ आई शो यू कोड यहाँ पे, तो देखो मेन ब्रांच के अंदर मैंने जो चेंजेस तो नहीं किए थे, राइट, लेकिन मर्ज की वजह से फीचर से वो सारे चेंजेस मेन ब्रांच में आ गए। लेकिन ये डेंजरस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप मेन ब्रांच को प्रोटेक्ट करके रखते हो। तो प्रोटेक्शन कैसे इसका होगा, इनेबल ब्रांचिंग प्रोटेक्शंस, वो आइए देखते हैं। तो सेटिंग्स पे आप जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपको ब्रांचेस मिलेंगी, राइट। यहाँ पे एड ब्रांच रूल सेट करके ऑप्शन है, और क्लासिक ब्रांच प्रोटेक्शन रूल भी है। तो आप यहाँ पे क्लासिक ब्रांच प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये क्लिक करके। और क्लिक करेंगे तो आप किस ब्रांच को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मेन। उसके बाद किस किस तरह की प्रोटेक्शंस आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोई भी मर्ज डायरेक्ट ना कर सके बल्कि पुल रिक्वेस्ट के थ्रू कर सके, टिक मार्क लगा दिया। अब जब कोई पुल रिक्वेस्ट होगा तो उसमें कितने लोगों का अप्रूवर चाहिए, एक लोग का, दो लोग का, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक लोग का, दो लोग का। तो मेरे पास एक ही लोग है तो इसलिए मैंने एक लोग का लगाया। फिर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हु कैन डिसमिस पुल रिक्वेस्ट रिव्यू, मतलब ऐसे भी कोई यूजर होंगे आपके यहाँ जो बिना पुल रिक्वेस्ट के डायरेक्ट मर्ज कर सके, ऐसा कोई नियम, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन ऐसा होगा जो डायरेक्ट पुल कर सकता है। उनका टीम का नाम, पीपल, पर्सन या टीम या एप्लीकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर अगर किसी को आप ऐड करना चाहते हैं, इंडिविजुअल को बाईपास करने के लिए पीआर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, अलग अलग सेटिंग्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। लॉक करना है किसी ब्रांच को, ब्रांच रीड ओनली होनी चाहिए, लीनियर हिस्ट्री होनी चाहिए, साइंड कमिट होनी चाहिए, डिप्लॉयमेंट सक्सीड होना चाहिए पहले उसके, जिसके पहले अगर वो मर्ज करें तो, राइट। तो कई सारी सेटिंग्स यहाँ पे हैं। डू नॉट अलाउ बाईपासिंग द अबव सेटिंग। अब आपने इसको क्रिएट अगर कर दिया, सारी सेटिंग्स को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा देन। तो यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग प्रोटेक्शन मैंने ऐड किया है ये इन्फोर्स नहीं है, क्योंकि इन्फोर्स करने के लिए रूल मुझे गिटहब टीम्स के इंटरप्राइज पे अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करूंगा तो चार्जेबल है, फ्री नहीं है, राइट, टीम पे या इंटरप्राइज पे पर यूजर के लिए। तो ब्रांच प्रोटेक्शन प्राइवेट रिपोजिटरीज में नहीं लगेंगी, पब्लिक रिपोजिटरीज में लग सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस रिपोजिटरी को प्राइवेट से पब्लिक कर दूं तो मैं इसे ऐड कर सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ। तो एक बार फिर सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे जाके ये इसी पहले में जनरल में ही जो आता है, यहाँ नीचे जाके यहीं पे आपका आएगा चेंज ब्रांच विजिबिलिटी। चेंज विजिबिलिटी बटन पे क्लिक करके चेंज टू पब्लिक, आई वांट टू मेक दिस पब्लिक, आई नो द
रिस्क एक्सेट्रा करके क्लिक किया, लॉक यहाँ से हट गया यानी पब्लिक हो गई। अब जब ब्रांच पे आप जाएंगे और ब्रांच प्रोटेक्शन पे देखेंगे तो ये इन्फोर्स्ड है, करंटली अप्लाइज टू 1 ब्रांच। ये इन्फोर्स कैसे होता है वो आइए आपको दिखाता हूँ। इस ब्रांच से इम्पैक्ट क्या क्या आएगा। अब क्या होगा कि मैं डायरेक्ट अगर इसके अंदर चेंज करना चाहूँ, ये फाइल है राइट, ये फाइल है, इसके अंदर डायरेक्ट मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैंने ये रखा सेकंड चेंज, और मैं अब मेन ब्रांच में डायरेक्ट चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं कर पाता, मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैं कर सकता था, लेकिन जब मैं यहाँ कमिट करता हूँ तो आप देखो ये मैसेज आ रहा है, यू कैन नॉट कमिट टू मेन बिकॉज इट इज ए प्रोटेक्टेड ब्रांच। तो ऐसे में फिर मैं क्या करूंगा, ये बोल रहा है कि क्रिएट ए न्यू ब्रांच फॉर दिस कमिट एंड स्टार्ट ए पुल रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे कोई नाम दे के सेकंड फीचर पीआर प्रपोज चेंज करूंगा। अब जब मैं ये प्रपोज चेंज करूंगा तो मैं इस ब्रांच से इस ब्रांच के लिए एक पुल रिक्वेस्ट के बटन पे आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ तो आपको एक चीज और मैसेज मिलेगी जो पहले नहीं दिख रही थी। क्या थी? मर्जिंग ब्लॉक, एटलीस्ट 1 अप्रूविंग रिव्यू इज रिक्वायर्ड बाय रिव्यूअर्स विथ राइट एक्सेस। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैं मर्ज नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? चेंजेस हैं लेकिन मेन ब्रांच में नहीं कर सकता। मैं फीचर ब्रांच में चेंजेस कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ फीचर ब्रांच कैसे भी, लेकिन मर्ज नहीं कर सकता अपने चेंजेस को until and unless somebody is reviewing it and approving it। तो अब यहाँ पे मैं इनको रिव्यूअर ऐड कर सकता हूँ। रिव्यूअर ऐड किया, रिफ्रेश पे जाता हूँ एंड अब जब राजकुमार आप लैपटॉप से हो ना? यस कैन यू शेयर योर शेयरिंग स्क्रीन? हाँ, यस आप एक बार शेयर करके दिखाइए सबको कि आपकी जो स्क्रीन है वो कैसे गए। लेट मी नो सर इफ एबल टू सी। हाँ, तो ये आपका, हाँ वेट मैं बताता चलता हूँ कि ये आपकी पिल, ये जब जाते हैं इस रिपोजिटरी पे तो यहाँ पे इनको पुल रिक्वेस्ट मिलेगी। ठीक, आप रिफ्रेश कीजिए अपने पेज को एक बार। ये अपडेट एक हुआ है, इसकी पुल रिक्वेस्ट इनको मिलती है। इस पुल रिक्वेस्ट पे ये क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनके लिए एज ये भी मर्ज नहीं कर सकते, अप्रूवल चाहिए। सो मैंने इनका रिव्यू रिक्वेस्ट किया हुआ है। आप ऊपर देखिए ग्रीन कलर का बटन आ रहा है इनके लिए कि रिव्यू आप ऐड करो। शर्मा विजय 86 रिक्वेस्टेड योर रिव्यू ऑन दिस पुल रिक्वेस्ट। तो ये ऐड योर रिव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल चेंजेस इनके सामने आएंगी कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो इनको दिख गया कि केवल एक सेकंड चेंज करके ऐड किया। ये रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू करने के बाद फिर ये रिव्यू चेंज बटन पे क्लिक करके अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ कमेंट डालना होगा तो वो डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने सबमिट किया अब मर्जिंग का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, नाउ आई कैन मर्ज। कैसे करूंगा मैं वो आइए आपको दिखाता हूँ। तो एक बार अब ब्रांच प्रोटेक्शन वाला एक बार बता दीजिए कहाँ से इनेबल किया था आपने, वो देखा नहीं मैंने सही से। ठीक है, दिखा देते हैं, नो वरीज। तो अब जब आप यहाँ देखोगे मेरी स्क्रीन पे तो यहाँ पे इनका जो रिव्यू है वो टिक मार्क आ गया ग्रीन, यानी इन्होंने रिव्यू अपना कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब जब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा राइट, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था मर्ज पुल रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या? ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 अप्रूविंग रिव्यू इज रिक्वायर्ड बाय रिव्यूअर विथ राइट एक्सेस। तो मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें ऐड तो किया है राजकुमार को, लेकिन इनको राइट एक्सेस दिया है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो अभी हम देखते हैं कि इनको राइट एक्सेस कैसे देना है। अभी ये केवल रिव्यू तो कर पा रहे हैं, रिव्यू तो कर दिया, लेकिन इनको राइट एक्सेस नहीं है, राइट। तो फिर ब्रांचिंग प्रोटेक्शन रूल पे एक बार चलते हैं, सेटिंग पे जाएंगे। ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचिंग प्रोटेक्शन रूल कैसे हमने क्रिएट किया यही आपको देखना है। इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ। ये क्लासिक ब्रांच प्रोटेक्शन रूल है आशीष, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे किस ब्रांच को प्रोटेक्ट करना है उसका नाम देंगे,
रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो आप, जैसे कोई और ब्रांच भी है, और 2-3 ब्रांच के लिए अलग अलग रूल भी बना सकते हो। तो मेन करके आपने यहाँ पे एक टिक मार्क लगाया, रिक्वेस्ट ए पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग, रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम 1 पर्सन। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन टिक मार्क किया था, डू नॉट अलाउ बाईपासिंग द अबव सेटिंग, और फिर क्रिएट कर दिया था। तो यही सेटिंग है, ठीक है। बाकी आप इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, और सबके बारे में डिटेल लिखा है कि किससे क्या होता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग या रिक्वायरमेंट हम लोग वहाँ पे कई सारे प्रोटेक्शन रूल्स ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो यूज़र हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे चलेंगे, और यहाँ पे जो पीपल में हैं, ये मेंबर हैं, लेकिन इनको एक्सेस क्या है, परमिशंस क्या क्या है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आप इनको एज ए यूजर पे आप इनको क्लिक करेंगे, ओके। ये आउट, अब इनको आप एक, अगर इनको राइट, या तो आप इनका मैनेज एक्सेस यहीं से कर लो। इनको एक्सेस क्या है, एज ए रीड ऑन दिस रिपोजिटरी, राइट। या तो आप इनको कोलैबोरेटर बना लो इस बटन से, कन्वर्ट टू आउटसाइड कोलैबोरेटर, क्योंकि अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं ना तो बाय डिफॉल्ट उनको रीड राइट एक्सेस रहता है, बट क्योंकि ये बाहर से हैं और हम लोगों ने एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है फ्री वाले प्लान में, इसलिए मैं इनको कन्वर्ट टू आउटसाइड कोलैबोरेटर करूंगा। कोलैबोरेटर होंगे तो रीड राइट एक्सेस आ जाएगा, या तो फिर मैं मैनेज एक्सेस पे जाके इनको, ये अभी का इनका जो रीड एक्सेस है वो मैं इनको राइट एक्सेस प्रोवाइड कर दूं, राइट। तो ये डिफिनीशन दिया हुआ है, और कि कौन क्या क्या कर सकता है, मेंबरशिप का प्रिविलेज इनका, राइट, कि ये मेंबरशिप, ये मेंबर प्रिविलेज, यहाँ पे भी क्लिक करके हम डिफॉल्ट मेंबर का क्या एक्शन होना चाहिए, बेस परमिशन, वो चेंज कर सकते हैं। तो बेस परमिशन को मैं राइट कर देता हूँ, चेंज बेस परमिशन टू राइट, यहाँ से मेंबर प्रिविलेज से बेस परमिशन मैंने राइट कर दिया, यानी कि जो भी अब नया यूजर ऐड होगा इस ऑर्गेनाइजेशन में उसको राइट परमिशन रहेगी। तो अपडेट इज इन प्रोग्रेस। बेस परमिशन अगर चेंज होगा तो जो यूजर है इसकी भी बेस परमिशन चेंज हो जाएगी, राइट ऑन दिस रिपोजिटरी हो जाएगी, राइट हो गई, ठीक है। अब मैं मेरा जो रिपोजिटरीज हैं, कितनी रिपोजिटरीज हैं इस पे क्लिक करके देख सकता हूँ। फर्स्ट रिपोजिटरी है, इसके ऊपर जा सकता हूँ। यहाँ पे जो भी पुल रिक्वेस्ट है, अब आपने ये क्लिक किया पुल रिक्वेस्ट, ये अपडेट वाली इस पे, अब आप देखो तो इनका जो अप्रूवल था जो कि पहले से था, उस अप्रूवल के बाद अब 1 अप्रूवल हैज ऑलरेडी बीन सिक्योर, यहाँ दिख रहा है 1 अप्रूवल राजकुमार मौर्य ने दिया है, इनको राइट एक्सेस है, इसलिए जो ब्रांच प्रोटेक्शन रूल है वो कंप्लाई हो जाता है। कंप्लाई होने की वजह से अब मैं मर्ज कर सकता हूँ इसको, ये मैंने कंफर्म कर दिया, मर्ज हो गया, ठीक है। और फिर मर्ज करने के साथ ही साथ मैं चाहूँ तो ये डिलीट ब्रांच पे क्लिक करके, क्योंकि फीचर ब्रांच नॉर्मली बन गई तो आप उसे बाद में डिलीट कर देते हो मर्ज हो जाने के बाद, क्योंकि चेंजेस जो थे वो मेन ब्रांच में चले गए, मेन ब्रांच प्रोटेक्टेड है, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है ना। तो ये हो गया। नाउ ये जो कंसेप्ट है ये है कि गिट कैसे काम करता है और फीचर कैसे काम करता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए। सर उसमें डेवऑप्स के उसमें जाएंगे क्या, ये लॉगिन करने के लिए गिट का? नहीं, वो गिट का Azure तो वाला अलग github.com अलग है। नहीं, आप कह रहे थे ना इंटीग्रेटेड है इसका, जैसे यूजर्स है इंट्रा आईडी वगैरह है, वो इससे कैसे करेंगे इसको, जैसे हमारा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट? इससे इंटर आईडी साथ इसको ये इंटीग्रेट नहीं करते। ये बिल्कुल सेपरेट यूजर बनाना पड़ेगा इसके लिए हाँ, वो डेवलप के लिए? सेपरेट ही है, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि डे 4 कि ऑर्गेनाइजेशन रिपोजिटरीज जो होती है उसमें आप यूजर ऐड कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। प्लान 2 होते हैं, फ्री होता है जिसमें कोई सिंगल साइन ऑन नहीं होता, राइट, और एक कंपनी का होता है पेड प्लान जिसमें सिंगल साइन ऑन इनेबल होता है। आप अपनी कंपनी की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, आपके कंपनी के सारे यूजर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे, सर्च भी कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस होते हैं। ये तो आपका हो गया थर्ड, मतलब कि थर्ड पार्टी होगी। ये माइक्रोसॉफ्ट का एजयोर रेपो में भी सेम यही नहीं चीज नहीं नहीं, होता है? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के अजोर रेपो में अब हम जाएंगे और सेम यही सारी चीजें हम अजोर रेपो में बताएंगे, ओके ओके। क्योंकि हमें अजोर रेपो पढ़ना है। लेकिन अजोर रेपो में यहाँ पे जब हम आए थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट सेटिंग में समटाइम्स पीपल आर नॉट यूजिंग अजोर रेपोज, गिटहब यूज करते हैं। तो उस सिचुएशन में ये गिटहब का कनेक्शन है,
इससे मैं अपने गिटहब अकाउंट को कनेक्ट कर लूंगा ना, तो मेरी रिपोजिटरीज और मेरा ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि मेरे जो पुल रिक्वेस्ट वगैरह होंगे वो मैं डायरेक्ट गिट में मैनेज करूंगा, लेकिन जो मेरी स्टोरीज हैं वो मूव करेंगी। यहाँ पे जब हम बोर्ड में गए थे, बोर्ड में मैंने एक आइटम यहाँ पे ओपन किया, मान लो ये वाला, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है ना ऐड लिंक। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस में कमिट करना, पुल रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ब्रांच क्रिएशन कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, और अगर गिटहब एडेड होता तो गिटहब पे डायरेक्ट हो जाता। ठीक, तो अगर आपको गिटहब में जो बेसिक, ये गिटहब से ये चीजें दिखाने का मतलब था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पुल रिक्वेस्ट और डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम अजूर रिपोज में यही सारी चीजें देखेंगे। ओके ओके ठीक है। ठीक है राजकुमार, आपका कोई डाउट है? नो सर, गुड। ठीक है। सो अब देखो, ये जो चीज है ये नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे आप गिट से काम करते हैं वो है, लेकिन अब बात करते हैं अजूर डेवऑप्स की। अजूर डेवऑप्स में डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अजाइल मेथोडोलॉजी यूज किया आपने, आपके पास अजाइल का प्रोसेस था। बोर्ड में आपके पास स्टोरी है, स्टोरी है एपीआई एंड पॉइंट फॉर मोबाइल। आप डेवलपर हो और ये एपीआई एंड पॉइंट फॉर मोबाइल हो या कुछ भी हो, आपके पास कोई रेपोजिटरी होगी ना, आप उस रेपोजिटरी के अंदर ही तो काम कर रहे होंगे, है ना। तो रेपोजिटरीज जो है पहले वो दिखती कैसी है, उसमें ब्रांचेस वगैरह कैसे होते हैं, आइए जरा उस पे देखते हैं। सेम उसी तरीके से, तो ये मेरी स्टोरी है, स्टोरी का डायरेक्ट लिंक होता है रेपोज के साथ, इसलिए मैं आपको रेपोज का ये वाला सेक्शन दिखा रहा हूँ, अभी आपको इसे और डिटेल में बताऊंगा। तो ये है रेपोज सेक्शन। जब आप रेपोज पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास एक गिट जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के नाम से ही, ये एडियो एजाइल के नाम से ही एक रेपोजिटरी ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, ये रेपोजिटरी का नाम। लेकिन अगर आप एक नई रेपोजिटरी और बनाना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे, तो आप नई रेपोजिटरी भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जगह है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे आपको न्यू रेपोजिटरीज का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई थी, सेम वैसे ही यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंदर आप रेपोजिटरीज बना सकते हो। तो मैंने ये मान लो एक न्यू रेपोजिटरी बटन पे क्लिक किया, सेम जैसे वहां पे गिट के अंदर रेपोजिटरी का नाम देने के लिए आया था, और मैंने यहाँ पे जो गिट रेपोजिटरी का नाम दिया था फर्स्ट रेपो, तो यहाँ पे भी मान लो इसको हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ। तो जैसे वहां पे मैंने ऐड किया था रीडमी फाइल और उसके बाद गिट इग्नोर का टेम्पलेट डाला था माविन का, वैसे ही यहाँ पे भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करके गिट इग्नोर का टेम्पलेट डाल सकते हैं। यहाँ पे योर रिपोजिटरी विल बी इनिशियलाइज विथ अ मेन ब्रांच, वैसे जैसे वहां पे था वैसे ही यहाँ पे भी है। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट बटन, आपको पता चलेगा कि आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है और डिफॉल्ट रिपोजिटरी है। यहाँ पे जैसे आप रिपोजिटरीज को लिस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके रिपोजिटरीज पे क्लिक करेंगे, जितनी रिपोज होंगी लिस्ट हो जाएंगी, और जिस भी रिपोजिटरी के ऊपर आपको जाना है आप उस पे उसके नाम पे क्लिक करते हो तो आ जाता है। सेम वैसे ही जो अजोर रिपोजिटरीज है उसमें ये ड्रॉप डाउन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी रिपोजिटरीज लिस्ट डाउन हो जाएंगी, आप किसी भी रिपोजिटरी पे स्विच कर सकते हैं। एडियो एजाइल रिपोजिटरीज पे गए, उसके कंटेंट्स आ गए, यहाँ उसकी फाइल्स हैं। आपने जो नई बनाई हेलो वर्ल्ड उस पर क्लिक किया, उसके कंटेंट्स यहाँ आ गए, यहाँ उसकी फाइल्स। जैसे आप रिपोजिटरीज के अंदर ब्रांच बना सकते हैं वहां पे, वैसे ही यहाँ पे भी ये हमारी हेलो वर्ल्ड मान लो मेन है, हेलो वर्ल्ड मेन ब्रांच, राइट। किसी और ब्रांच को अगर आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट, ये तो आप ब्रांचेस पे क्लिक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ब्रांचेस हैं, यहाँ से भी आप न्यू ब्रांच करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रिपोजिटरीज हेलो वर्ल्ड पे हैं तो आप ये मेन ब्रांच है, यहाँ से ब्रांच स्विच भी कर सकते हैं, ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आप एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल फीचर। ठीक है, फीचर ब्रांच क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज आपको मिल जाती है, ब्रांच को किसी वर्क आइटम के साथ ऐड करने का। ये देखिए एपीआई एंड पॉइंट फॉर मोबाइल, फायदा क्या होगा,
आपने इस ब्रांच से अगर किसी वर्क आइटम को ऐड कर दिया तो पहली चीज आपके वर्क आइटम की प्रोग्रेस ऑटोमेटेड वे में विजिबल रहती है, और दूसरी चीज जैसे ही आप इसमें पीआर ओपन करेंगे आपका वहां पे बोर्ड पे आपका कार्ड भी मूव कर जाएगा, और जैसे ही आप मर्ज करेंगे यहाँ पे रेपोजिटरी और रिव्यू हो गया इसका मतलब, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो कार्ड है ना एजाइल स्प्रिंट में स्टोरी, वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। यानी अगर मैं स्टोरी को अपने फीचर ब्रांच के साथ लिंक कर दूं तो मेरी स्टोरी के प्रोग्रेस ब्रांच के प्रोग्रेस के साथ अपने आप लिंक हो जाते हैं और प्रोग्रेस करते रहते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं। ये डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जैसे आप यहाँ से फीचर ब्रांच क्रिएट करें या कोई भी ब्रांच, तो आप स्टोरी को लिंक कर सकते हैं वर्क आइटम को। वैसे ही मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, वैसे ही अगर आप बोर्ड पे अपने जाएंगे और आपका जो वर्क आइटम है अगर आप उसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ से वाइसा वर्सा सेक्शन है एक ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर आप ब्रांच से वर्क आइटम लिंक कर सकते हैं तो वर्क आइटम से ब्रांच लिंक कर सकते हैं, है ना। तो ब्रांच मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। इफ यू सी रिपोज में जाके मेरे पास ब्रांच है नहीं, अभी सिर्फ मेन ब्रांच ही है, राइट हियर मेन ब्रांच ही है। लेकिन कैसे बोर्ड के वर्क आइटम के साथ आपका ब्रांच का क्रिएशन हो सकता है ये डेवलपमेंट प्रोसेस का, और कैसे आपकी स्टोरी मूव करेगी वो आइए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट ब्रांच, आप क्रिएट ब्रांच बटन पे क्लिक करेंगे, ब्रांच का नाम यहाँ डालेंगे, सेम स्क्रीन खुल गई ना, खुल गई ना सेम स्क्रीन। तो यहाँ पे आप ब्रांच का नाम डालेंगे, इस नाम से आप बनाना चाहते हैं फीचर बैकएंड। हेलो वर्ल्ड रिपोजिटरी का है या किस रिपोजिटरी का करना चाहते हैं, राइट कई सारे रिपोजिटरी, तो आपकी हेलो वर्ल्ड रिपोजिटरी है, मान लो कर लिया। फिर आइटम वर्क आइटम ऑलरेडी उसी में थे तो इसलिए वो स्टोरी 9 आ गया। अब आपने कर दिया क्रिएट। देखो जब आपने क्रिएट कर दिया तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि यहीं से अब आप सारा काम कर सकते हैं या वहां से भी सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका फीचर ब्रांच दिख रहा है आपको, फीचर ब्रांच और फीचर ब्रांच का लास्ट कमिट भी, और यहीं से आप पुल रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो आप पुल रिक्वेस्ट पे चले जाएंगे, यहाँ से फिर आप नया पुल रिक्वेस्ट किए सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं है तो इसलिए पुल रिक्वेस्ट नहीं ओपन कर पाते। ठीक है, तो ये होता है कि कैसे आप लिंक करेंगे, लेकिन लिंक करने का फायदा क्या है, स्टोरी तो यही है ना। मेरी जो स्टोरी है लिंक मैंने कर दिया, फीचर ब्रांच बना लिया, स्टोरी अभी भी यही है। बोलिए अभिषेक। सर तो जनरली कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में? यही फॉलो करते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ कि नॉर्मली बोर्ड के ऊपर जब आइटम होते हैं ना तो आइटम में ही आप जाके फीचर ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद आइटम से फीचर ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद आप अब सिर्फ गिट क्लोन करेंगे और गिट के ऊपर काम करेंगे। आप बोर्ड के ऊपर फिर आपको प्रोग्रेस करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती। ये हार्डकोर जो डेवलपमेंट टास्क है उसके लिए, बाकी के कई सारे टास्क भी होते हैं, राइट, जैसे मॉनिटरिंग इनेबल करना, ये सब जहाँ पे मैनुअल टास्क है, जहाँ कोड से काम नहीं हो सकता, वहां पे उनके वर्क आइटम जो होते हैं वो आपको ऐसे मैनुअली मूव करने पड़ते हैं, मैनुअली अपडेट करने पड़ते हैं। जो डेवलपमेंट से कोड से लिंक्ड हैं उनके साथ ये काम होता है। मतलब बोर्ड में जाके यूजर स्टोरी में जाके वहां से ब्रांच क्रिएट करते हैं? हाँ, बोर्ड में जाके यूजर स्टोरी में, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब जब भी आप इस बोर्ड पे जाएंगे तो आपको आपकी फीचर ब्रांच दिख जाएगी कि मैंने ये फीचर ब्रांच जो है बनाई, इसी में इस बोर्ड का प्रोग्रेस जो भी है वो इस फीचर ब्रांच में चल रहा है। अब आप रिपोज में जाएंगे, रिपोज में जाके देखें कि सच में वो ब्रांच बन गई है क्या। तो जब आप मेन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सच में वो ब्रांच बन गई है। तो आप इस ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी फाइल आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसे क्लोन कर सकते हैं, लोकल में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं कि लोकल में क्लोन करके डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। क्लोन करने के लिए रेपोजिटरी को देखो, क्योंकि डेवलपर कभी डायरेक्ट यहाँ तो फाइल मॉडिफाई नहीं करेगा ना, वो तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, एक्लिप्स में, या है ना जेट ब्रेन के एक्लिप्स जितने भी आईडीज वगैरह होते हैं उनमें काम करेगा। तो कैसे काम होता है, गिट को क्लोन कैसे करते हैं, गिट के कुछ कमांड्स बेसिक, राइट, वो आइए देखते हैं।
कभी भी आप जब अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग अ क्लोन। पहला HTTPS मेथड से, दूसरा SSH मेथड से। प्रिफर्ड वे जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो SSH वे ही होता है, राइट? क्योंकि HTTPS वे में आपको टोकन ऐड करना पड़ता है बार बार, और वो कमांड प्रॉम्प्ट में टोकन आने के चांसेस रहते हैं, विच इज अ सिक्योरिटी रिस्क, हिस्ट्री में कैप्चर हो जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली क्या करते हैं, पॉलिसीज से HTTPS बंद करके SSH ही ज्यादातर इनेबल करके रखते हैं। तो SSH से कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको, आप सबको पता है ना SSH कीज क्या होती हैं? एनीबडी हु डोंट नो? वेरी गुड। सो SSH कीज जो होती हैं वो, अगर आपको पता है या नहीं पता, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। SSH कीज बेसिकली होती हैं लाइनक्स की कीज। SSH उसमें 2 की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक को हमेशा टारगेट पे लगाया जाता है, प्राइवेट को हमेशा अपने पास रखा जाता है। जब कभी भी आप SSH-keygen कमांड, सेम कमांड आप लाइनक्स विंडोज किसी में भी चला सकते हो, ये चला के इंटर बटन दबाते हैं तो ये ऐसा आता है, राइट? और ये आपके लिए एक SSH की क्रिएट कर देगा इस नाम से, और ये भी बताता है कि SSH की आपके किस डायरेक्टरी में जाके सेव होगी। तो आपके होम डायरेक्टरी के .ssh में होती है। तो अगर आप cd करके .ssh में जाएंगे और यहाँ पे ls या dir चलाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास id_rsa की एक प्राइवेट की है और .pub के नाम से पब्लिक की है। तो आपको करना क्या होता है, आपकी जो पब्लिक की है उसका कंटेंट आपको पेस्ट करना पड़ेगा अजूर के अंदर मैनेज की में। तो कैट कर लो id_rsa.pub को। अगर आप विंडोज यूजर हो तो कैट की जगह नोटपैड स्पेस id_rsa.pub लिखिएगा, नोटपैड में कंटेंट खुल जाएगा। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है एंड दिस इज फॉर अ सिंगल यूजर वन टाइम एक्टिविटी। तो एक यूजर के लिए ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। बाकी एक बार SSH की मैनेज किया तो अब आप बार बार मैनेज करने की जरूरत नहीं, कितनी भी रिपोजिटरीज के साथ अब आप यूज कर सकते हो SSH की को। तो यहाँ पे मैनेज SSH की बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SSH पब्लिक की का ऑप्शन आएगा एक्चुअली आपके यूजर सेटिंग में। यहाँ पे यूजर सेटिंग में आपके पास SSH की का ऑप्शन आता है, साथ ही साथ पैट पर पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएशन का ऑप्शन भी आता है। एक्सेस टोकन आपको क्रिएट करना होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक पर्सनल एक्सेस टोकन मेरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है, और ऑल एक्सेसिबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप पर्सनल एक्सेस टोकन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो पर्सनल एक्सेस टोकन ग्लोबल कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन वाइज अलग अलग टोकन यूज कर सकते हैं। बेटर कि आप अलग अलग रखें, सिक्योरिटी रीजन से अच्छा होता है। और SSH कीज की अगर बात करें तो SSH कीज जो होती है ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ न्यू की पे जाएंगे, नाम एक दे देंगे, पब्लिक की का जो डेटा है वो यहाँ ऐड करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे, ये आपकी SSH की आ गई, एक्टिव भी हो गई, ठीक है? 2026 में इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो आप इस SSH की को जो आपने अभी जस्ट यहाँ ऐड कर लिया, तो अब आप रेपोजिटरीज को क्लोन कर सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, Azure DevOps पे वापस जाएंगे, ADO Agile जो है उसके ऊपर जाएंगे फिर, और जो हमारी रेपोजिटरीज थी उनके ऊपर ओपन करेंगे। हेलो वर्ल्ड है मेरे पास, इसको मैं इस फीचर ब्रांच को क्लोन करना चाहता हूँ, राइट? या मेन ब्रांच में हूँ मैं, यहाँ क्लोन बटन पे क्लिक करूंगा, SSH बटन पे क्लिक करूंगा, SSH की मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये git@ करके आता है, इस URL को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद देखिएगा मैं अपने कमांड में जाऊंगा। आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए एज ए सॉफ्टवेयर, विंडोज में हो तो विंडोज में, लाइनक्स में हो तो लाइनक्स में, मैक में हो तो मैक में। अगर विंडोज में भी है तो आप गिट इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड होता है पावर शेल ओपन करके विंडोज में आप winget install git ये चलाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा गिट, या आप सर्च गूगल करके भी गिट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, exe फाइल में आता है। उसके बाद डबल क्लिक करके नेक्स्ट फिनिश करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। तो गिट करके इंटर करेंगे तो अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब गिट एज अ कमांड आपके विंडोज में इंस्टॉल है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास कोई डायरेक्टरी ऐसी नहीं है उस नाम से जो
हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो जब आपको क्लोन करना है तो आप कमांड से करते हैं, git क्लोन, और उसके बाद जो URL है वो URL आप यहाँ ऐड कर देंगे। यू ऑल कैन सी दैट, एंड इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे तो पहली बार आपसे यस नो पूछेगा, आप यस कर लेंगे। देखो जैसे ही आपने यस किया आपकी रिपोजिटरीज क्लोन होके यहाँ आ गई। ls करके दिखाता हूँ तो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है। अब आप इस हेलो वर्ल्ड को राइट चाहें तो डेवलपर होगा तो वो विजुअल स्टूडियो कोड में आप ओपन कर सकता है। कोड में फाइल में जाके ओपन फोल्डर में जाके विजय में ये हेलो वर्ल्ड, इसको ओपन कर दिया। ओपन करते हैं तो आपको आपकी देखो रिपोजिटरीज वगैरह मिल जाती हैं, ये कोड है राइट। और यहाँ पे ब्रांच, मेन ब्रांच है बाय डिफॉल्ट। आप मेन ब्रांच में काम डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता ही है। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपकी फीचर ब्रांच जो है वो भी दिख जाती है, रिमोट की ओरिजिन फीचर बैकएंड। तो आप फीचर बैकएंड वाली जो रिमोट ब्रांच है उसको क्लिक करेंगे तो आपकी ब्रांच स्विच हो जाएगी यहाँ पे। अब आप इसमें कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने एक डायरेक्टरी कर लिया .edu, एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर आपने यहाँ पे एक फाइल लिख दी readme.md, और readme.md के अंदर आपने कुछ कोड लिख दिया, दिस डायरेक्टरी विल हैव माई पाइपलाइन YAML फाइल, लिख दिया। अब आपने जो भी आपको कोड मतलब करना है, अब आप यहाँ पे डायरेक्टरी बनाओ, फाइल बनाओ, कोड लिखना है लिखो, लिखते रहो, है ना खूब। और उसके बाद अब आप इसी फीचर ब्रांच के ऊपर कोड अपना पुश कर सकते हो। तो यहाँ पे कमिट का मैसेज डालेंगे और ये इस पे क्लिक करके कमिट एंड पुश कर सकते हैं, या कमिट कर सकते हैं फिर और चेंजेस करेंगे, कमिट करेंगे, है ना। तो कमिट एंड पुश बटन पे आप क्लिक करेंगे। सर तो ये आपका कौन जो सा इंटरफेस कौन सा है, ये जो आपने खोला है, ये वाला कौन सा है, विजुअल कौन सा स्टूडियो कोड, एप्लीकेशन है? अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड है ये ये ऐसा आइकॉन ऐसा आता है। आप किसी में भी काम करेंगे तो कुछ इसी तरीके से काम होता है आईडी में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो ये मैंने कमिट कर दिया, मेरे फीचर ब्रांच में ये कोड चला गया है जो भी मैंने चेंज किया है। अब ये चीज़ मुझे दिखेगी कैसे, जब मैं अपने कोड में यहाँ पे अपनी ब्रांच में जाऊँगा, ये देखो मेन में हूँ, फीचर में जाऊँगा तो मुझे यहाँ .edu मिल जाता है। किसने चेंज किया, क्या कमिट आईडी था, वो भी यहाँ पे दिख जाता है। और एडियो पे क्लिक करूँगा तो रीडमी फाइल का कंटेंट भी दिख जाएगा। तो राइट, तो इसमें अप्रूवल वगैरह के लिए तो आया नहीं, आपने जब किया तो अरे पुल? करते हैं भाई, करते हैं। अभी पहले बता रहा हूँ ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, अच्छा गेट क्लोन कैसे करते हैं। अभिषेक आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो आप बता रहे थे HTTPS नहीं करते हैं, उसमें कुछ रिस्क होता है, वो एक बार बताइएगा क्या सिक्योरिटी रिस्क है सर। कह रहे ओके, सच करते हैं तो। रिस्क, हाँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब आप अगर मान लो आपके पास ये आपकी ब्रांच है राइट, हेलो वर्ल्ड या एडियो एजाइल या कोई भी, तो अगर आप इस ब्रांच को क्लोन करना चाहते हैं, क्लोन किया, HTTPS से क्लोन करेंगे तो देखो होगा क्या, आप कॉपी करेंगे ये आपसे। जब मैं मान लो इसको क्लोन करना चाहूँ, ये mkdir टेम्प करके एक बनाता हूँ, टेम्प के अंदर मैं क्लोन करता हूँ। तो आप गिट क्लोन करेंगे तो आप जैसे SSH वाला कर सकते हैं वैसे HTTPS वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे पासवर्ड मांगता है या टोकन मांगता है। नॉर्मली पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप सबके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होता है ना, सबका अजूर एडी का लॉगिन। तो पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो इस चक्कर में पासवर्ड बेस्ड लॉगिन डिसेबल्ड होता है। कौन सा लॉगिन इनेबल होता है? टोकन वाला। और टोकन से HTTPS में लॉगिन करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या होता है? होता ये है कि आपको यहाँ पे आपको ऐसे यूजर आईडी पहले टाइप करनी पड़ती है, HTTPS के जस्ट बाद टाइप करनी पड़ती है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोलन दे करके फिर आपका जो भी पासवर्ड होता है वो टाइप करना पड़ता है। उसके बाद आप @ देते हैं और तब आप देते हैं कि यार लैब ये पूरा।
और आप ये जो पासवर्ड है वो आपके टर्मिनल पे आ गया, जो आपकी हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है। यस और नो अभिषेक? यस सर। तो ये एक रिस्क है ना, इफ समबडी दिस पासवर्ड इज योर टोकन या जो भी है, तो अगर कोई भी आपके कंप्यूटर पे एक्सेस पाता है, वो आपकी हिस्ट्री चेक कर लिया तो, हिस्ट्री फाइल देख लिया तो ये रिस्क है। लेकिन एसएसएच की जो होती है, राइट, वो आपकी एसएसएच की सिक्योर होती है एक तो। दूसरा, आपकी एसएसएच की से सिर्फ क्लोन हो सकता है और काम नहीं हो सकते। लेकिन जो पैट एक्सेस टोकन होता है, एक्सेस टोकन से बाकी के काम भी हो सकते हैं। एसएसएच की सिर्फ क्लोन करने के काम में आ सकती है, लेकिन अगर टोकन है तो टोकन से आप पाइपलाइन चला सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये रिस्क होता है, इसीलिए एसएसएच इनेबल्ड ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में रखते हैं, एचटीटीपीएस इनेबल्ड नहीं रखते। क्लैरिफाइज? यस सर। ओके। आप देखते हैं, ये मैंने देखो, मैंने अपनी ब्रांच में अभी तक मैंने अपनी ब्रांच में चेंजेस डाले हैं। ये जो एडीयू वाले चेंजेस हैं, इस ब्रांच में मैंने डाले हैं। मेन ब्रांच में अभी तक ये एडीयू वाले चेंजेस नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अपने ब्रांच को प्रोटेक्ट कैसे करूं? मेरी जो ब्रांच है इसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूं? ब्रांच को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एडवांस सिक्योरिटी सेक्शन है, राइट, यहाँ ये ब्रांच है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको ब्रांच से आपको दिख जाएगा कि ये मेन ब्रांच है, ये फीचर के अंदर अगर स्लैश करके करते हैं ना तो फीचर के अंदर बैकएंड, फिर ऐसे करके कई सारे, ठीक है, ब्रांचेस। जो आपके ब्रांच हैं, ये डिफॉल्ट ब्रांच है, ये भी आपको दिख रही है, राइट। सो आपकी ब्रांच पॉलिसीज या ब्रांच सिक्योरिटीज, ये जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आपको दिखती है, कई सारे ऑप्शंस पे दिखते हैं। तो अब ब्रांचेस पे गए, राइट, ये मेन ब्रांच है, यहाँ पे गए, ब्रांच पॉलिसी ब्रांच सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है। ब्रांच एक एक करके देख लेते हैं। आप ब्रांच सिक्योरिटी में जाते हैं, ब्रांच सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके ब्रांच की प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप एक एक यूजर या ग्रुप के अलग अलग इस ब्रांच के ऊपर क्या एक्सेस होंगे वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, राइट, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स जैसे वहाँ टीम्स है, इसमें मैंने बताया था ना कि टीम्स होती है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में, तो टीम को कोई एक्सेस दे दो, है ना, टीम क्रिएट कर ले, इसको एक्सेस दे दें और किसी यूजर को उस टीम में ऐड कर लेते हैं तो उसको भी वही प्रिविलेज हो जाता है। जैसे यहाँ टीम का कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, ग्रुप का। तो बाय डिफॉल्ट अजूर डेवऑप्स के कुछ ग्रुप्स यहाँ बने हुए हैं, रीडर है, कंट्रीब्यूटर है और कई सारे हैं, राइट। तो आप खुद भी अपने ग्रुप्स इसमें बना सकते हैं, ठीक है, अजूर डेवऑप्स के ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ग्रुप्स कहाँ से बनते हैं? प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके बनते हैं, राइट। तो टीम कॉन्फ़िगरेशन, टीम्स, राइट, यहाँ पे कई सारे टीम्स आप अलग से बना सकते हैं। तो ग्रुप्स का अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं। सो रेपोजिटरीज जो है, जो यहाँ पे मेरी फाइल्स, मैं रेपोजिटरीज में वापस जाता हूँ। रेपोजिटरीज के सेक्शन में जो मेरे ब्रांचेस हैं, यहाँ से मैं किसी भी ब्रांच के ऊपर डिफॉल्ट एक्सेस क्या होता है, ब्रांच सिक्योरिटी का मतलब कि किसी ब्रांच पे किसी टीम को डिफॉल्ट किस तरह के एक्सेस होंगे वो डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके लिए दे दिया कि पॉलिसीज जो होंगी, ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स को यहाँ पॉलिसीज बोलते हैं। पॉलिसीज जो होती हैं उनको पुल रिक्वेस्ट पे ये बाईपास कर पाएगा कि नहीं, कंट्रीब्यूट ये कर पाए, ये यूजर जो है ये कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि नहीं, कंट्रीब्यूट मतलब राइट एक्सेस, ठीक है। और रीडर जो है वो कंट्रीब्यूट, रीडर के लिए सिर्फ रीड एक्सेस, तो उसके लिए कोई भी एक्सेस और इनेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किस ग्रुप को किस किस तरह के परमिशंस होंगे ये यहाँ पे डिफाइन करते हैं आप। उसके बाद आप ब्रांच की पॉलिसीज बटन पे क्लिक करेंगे। ब्रांच की पॉलिसीज जो है वो आपके प्रोजेक्ट में जो रेपोजिटरीज हैं उसकी सेटिंग्स से जाके क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे अगर मैं अपने इस एडियो एजाइल पे हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में जाऊँगा, उसके बाद रेपोज में रेपोजिटरी की सेटिंग है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स, पॉलिसीज, सिक्योरिटीज दोनों हैं और रेपोजिटरीज आ जाएंगी कि कितनी रेपोजिटरीज मैंने बना रखी है। तो रेपोजिटरीज में रेपोजिटरीज की सेटिंग्स आप डिफाइन कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग इन सेटिंग्स पे जाएंगे और देखेंगे कि किसका क्या मतलब है। पॉलिसीज के सेक्शन में आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसीज ब्रांच से रिलेटेड क्या होंगी, रेपोजिटरीज से रिलेटेड क्या होंगी। ब्रांच की पॉलिसी के ऊपर चलते हैं जो कि ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं। यहाँ पे आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे
प्रोटेक्ट क्या करना चाहते हैं, डिफॉल्ट ब्रांच ऑफ ईच रिपोजिटरी। यहाँ पे आप सारी रिपोजिटरीज के डिफॉल्ट ब्रांच को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। तो प्रोटेक्ट द डिफॉल्ट ब्रांच ऑफ ईच रिपोजिटरी कर दिया। क्रिएट बटन पे आप क्लिक करते हैं, आपकी क्रॉस रिपोजिटरी पॉलिसी फॉर डिफॉल्ट ब्रांच एक पॉलिसी जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पे आप रिक्वायर्स ए मिनिमम नंबर ऑफ रिव्यूअर, वही चीज जो हम लोगों ने गिटहब में किया वो, तो आप यहाँ पे ऑन करेंगे। नंबर ऑफ रिव्यूअर को 1 या 2 आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे कि अलाउ रिक्वेस्टर टू अप्रूव दियर ओन चेंजेस, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, राइट, रिव्यूअर दूसरा आदमी होना चाहिए। सो अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिव्यूअर है वो कोई कोड चेंज कर रहा है ना, तो ऐसे में वो खुद अगर रिव्यूअर भी है तो वो मे बी कि वो अपना रिव्यू ही अपलोड कर दे, अप्रूव कर दे और उसके बाद मर्ज कर दे, तो ये तो रिस्क है। अगर भले मैं रिव्यूअर हूं लेकिन मैं अपने कोड को अप्रूव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको टिक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी प्रोहिबिट द मोस्ट रिसेंट पुशर फ्रॉम अप्रूविंग देयर ओन चेंजेस, ये भी सेम वही चीज है। अलाउ कंप्लीशन इवन इफ सम रिव्यूअर वोट टू वेट और रिजेक्ट, अगर किसी रिव्यूअर ने अप्रूव कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है तब भी कुछ देर के लिए वेट हो सकता है आपके रिपोजिटरी पे अप्रूव करने का। ये रिपोजिटरी के जब कितने रिव्यूअर्स चाहिए और कब कब चाहिए, क्यों चाहिए, उनकी सेटिंग्स हैं। हमने यहाँ के रिव्यूअर में सिर्फ 2 चेंजेस किए थे। पहला ऑन किया था नंबर ऑफ रिव्यूअर रिक्वायर, कितने नंबर ऑफ रिव्यूअर चाहिए वो किया था, राइट। उसके बाद और भी कई सारी सेटिंग्स इसमें हैं, राइट। उसके बाद हम इस पॉलिसी को यहाँ पे इनेबल रख सकते हैं। ब्रांच का वैलिडेशन का सेक्शन भी है कि स्टेटस चेक भी है। ये सारी चीजें थोड़े और एडवांस में आएंगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब का पाइपलाइन के साथ लिंक्ड होता है। बिल्ड पाइपलाइन एंड स्टेटस चेक पाइपलाइन, आप पाइपलाइन वगैरह बना के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओके। यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया ब्रांच प्रोटेक्शन का, ब्रांच की एक पॉलिसी हो गई डिफॉल्ट पॉलिसी। डिफॉल्ट पॉलिसी में ब्रांच प्रोटेक्टेड है। अब आप पीआर कैसे ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पे अपने रिपोजिटरीज में जाते हैं हम लोग। मैंने अपने ब्रांच में चेंजेस किए हुए हैं फीचर ब्रांच में। अब मैं पुल रिक्वेस्ट कहाँ से क्रिएट करूंगा, ये पुल रिक्वेस्ट का सेक्शन है, इसके ऊपर आप जाएंगे, नया पुल रिक्वेस्ट आप क्रिएट करेंगे। सेम जैसे गिटहब में आ रहा था कि पुल रिक्वेस्ट दिख भी रहा था कि एक नया आपने कुछ चेंजेस किए हैं, आप चाहें तो उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। न्यू पुल रिक्वेस्ट कीजिए या इसी को डायरेक्ट कर लीजिए, न्यू पुल रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही ऑप्शन आपके सामने आएगा कि किस वाले ब्रांच को किसके साथ आप करना चाहते हैं। तो ये मेन है और ये बोल रहा है कि आप किस ब्रांच को इनटू मेन में करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना ब्रांच। ये फीचर ब्रांच है, इसको मैं मेन में करना चाहता हूँ। तो जब आप करने लगेंगे यहाँ पे पीआर ओपन करेंगे तो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन जैसे इसमें आया था वो दे सकते हैं कि ये आप जो पीआर ओपन कर रहे हैं ये किस बारे में है, किस फीचर के लिए कर रहे हैं, क्या चेंजेस हैं। जैसे उसमें आप रिव्यूअर ऐड करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप रिव्यूअर ऐड कर सकते हैं। जैसे एडियो एडमिन को कर लिया, किस आइटम के साथ है वो आपको दिख ही रहा है, क्रिएट कर दीजिए। अब एडियो एडमिन डज नॉट हैव परमिशंस टू व्यू पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि एडियो एडमिन को मैंने रीडर ऐड किया हुआ है इसलिए ये नहीं है। और खुद के परमिशंस यहाँ पे भी किसी को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट करके देखते हैं पहले तो मैंने खुद को ही ऐड कर लिया, खुद को ही ऐड करके अप्रूवल के लिए डाल दिया है। हालांकि ये रॉन्ग है, दूसरा यूजर जो है वो अप्रूवर रिव्यूअर होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ टेस्टिंग। तो मेरा जो पुल रिक्वेस्ट है ये यहाँ पे आ गया। पुल रिक्वेस्ट में जितने भी पुल रिक्वेस्ट हैं वो आ जाएंगे। फर्स्ट किसने क्रिएट किया, किसके लिए किया, वो आ जाएगा। यहाँ पे ये वेट का ऑप्शन है, वेट कर रहा है कि एटलीस्ट 1 रिव्यूअर मस्ट अप्रूव, तभी आप इसको मर्ज कर पाएंगे। यहाँ पे अप्रूव का बटन है जिससे मैं इसको अप्रूव कर सकता हूँ। जब ये मैंने पुल रिक्वेस्ट ओपन की तो मेरे जो बोर्ड है उसमें जो लिंक स्टोरी है उसका क्या स्टेटस हुआ वो तो देखें, वो न्यू में था पहले, तो अभी भी ये एपीआई एंड पॉइंट आपका न्यू में है। अब आगे देखते हैं इसको कि
स्टेटस इसका मर्ज करने के बाद कहाँ जाएगा। सो अगेन रेपोजिटरीज पुल रिक्वेस्ट, ये मेरी रेपोजिटरी का पुल रिक्वेस्ट है, इसको मैंने ओपन किया, अप्रूवल के लिए मांग रहा है। मैं किसी और रिव्यूअर को भी ऐड करना चाहूँ, यहाँ से ऐड करके ऑप्शनल रिव्यूअल रिक्वायर्ड अप्रूवल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी अभिषेक। सर इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है एजोर की तरफ से कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए? बेस्ट प्रैक्टिसेस की डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होती है। लेकिन अजूर डेवॉप्स के क्या डॉक्यूमेंटेशन है, डेवॉप्स में अजूर रिपोज के क्या डॉक्यूमेंट है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। नहीं सर, जैसे मैं सिक्योरिटी में हूँ सर, तो जैसे अगर मुझे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लगाना है कि एजोर के हिसाब से, एजोर कहता है कि ये ब्रांच पॉलिसी होनी चाहिए, ये चीज़ें लॉक्ड होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 अप्रूवर होना चाहिए, रिव्यूअर होना चाहिए, ये सब चीज़ें, तो इसकी तरफ से क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं? सो ये अगेन होती तो ऑर्गेनाइजेशन वाइड ही है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो मैं बता रहा हूँ वो है, एटलीस्ट आपकी जो मेन ब्रांच है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए हमेशा। डायरेक्ट कमिट शुड नॉट बी अलाउड, नंबर 1। नंबर 2, एटलीस्ट 1 अप्रूवल शुड ऑलवेज बी देयर, जो हम कर रहे हैं, ताकि बिना अप्रूवल के कोई अनवेरिफाइड कोड मेन ब्रांच में कभी नहीं जाना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज इनकरेज कि अगर आप 2 अप्रूवल डाल दें, ताकि 2 लोग, एक लोग जो होते हैं वो, अगर 2 लोग करेंगे तो जैसे होता है ना कि हम सिंगल आई चेक, 2 आई चेक, 3 आई चेक करते हैं, तो ज़्यादा आईज अगर रहेंगी तो चेक रिव्यू कोई चीज़ छूटेगी नहीं, तो आप 2 अप्रूवल डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचिंग स्ट्रेटजी जैसा रहता है उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। नॉर्मली जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रांचिंग स्ट्रेटजी बताई है, उसमें मेन ब्रांच होता है, उसी में फीचर ब्रांच बना के उसी में डायरेक्ट मर्ज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा अलाउ नहीं करते। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि मेन ब्रांच को अलग रखते हैं, इससे एक डेवलप ब्रांच बनाते हैं। डेवलप ब्रांच के अंदर फिर डेवलपर्स जो होते हैं वो फीचर ब्रांच डेवलप ब्रांच से बनाते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसे होती है। तो सॉरी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नॉट ओनली सिक्योरिटी, बस डेवॉप्स के बंदे ही सिक्योरिटी ऐड करते हैं अजूर डेवॉप्स में, तो डेवॉप्स के इंजीनियर को ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ये करनी पड़ती हैं, तो उन्हें पता होनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी, ये आपका केपीआई है, सिक्योर करना ब्रांचेस। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो नॉर्मली ऐसे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन ब्रांच होते हैं, जिसको मैंने बोला गोल्डन प्रोटेक्टेड, वो तो रहते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मली 2 अप्रूवर रखते हैं, 2 लोग बिना चेक किए कोई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डेवलप ब्रांच से आप मर्ज पीआर रेस करते हैं तब मेन में जाता है। लेकिन आपके जो फीचर ब्रांच होते हैं ना, फीचर ब्रांच आप डेवलप से बनवाते हो और इसको भी प्रोटेक्ट कर देते हो, डेवलप को भी, और उसमें एटलीस्ट एक बंदा रिव्यूअर रखते हो। अभिषेक, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो अब क्या होगा कि आप मेन ब्रांच से डेवलप ब्रांच बना देंगे एक बार, और डेवलप ब्रांच से फीचर ब्रांच, डेवलपर्स जो होंगे वो मेन ब्रांच से फीचर नहीं बना सकते, बल्कि वो डेवलप से फीचर बनाते हैं। तो डेवलप से फीचर बनाएंगे, वो अपना फीचर किया, उन्होंने मर्ज किया, तो अब फीचर ब्रांच से देखो एनवायरनमेंट का भी मैपिंग होना चाहिए ना। तो जो फीचर ब्रांच होती है, ये आपके डेव एनवायरनमेंट जो होता है उसके ऊपर पाइपलाइन बनेगी, और फीचर ब्रांच से डेव एनवायरनमेंट में लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, इनका कोड करेक्ट है, तो फिर ये पीआर ओपन कर देते हैं और डेवलप के अगेंस्ट में, और फीचर से डेवलप में मर्ज कर देते हैं। जब वो फीचर से डेवलप में मर्ज करते हैं तो ये स्टेबल कोड है, राइट। स्टेबल कोड डिप्लॉयमेंट होता है तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं जाता, बल्कि इस कोड का पूरा डिप्लॉयमेंट, इस ब्रांच से जो डिप्लॉयमेंट चलेगी वो चलनी चाहिए हमारी एसआईटी में, इंटीग्रेशन टेस्ट एनवायरनमेंट में, या कोई यूएटी एनवायरनमेंट है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट एनवायरनमेंट है, उसमें चलेगी, ताकि जो यूजर्स हैं वो इस कोड को डिप्लॉय हमने इस एनवायरनमेंट में किया, वो इसको टेस्ट करेंगे, सब कुछ सही चल रहा है,
बिजनेस यूजर जो एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी टेस्ट आपने तो डेवलप की है लेकिन वो टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर, और एक ही टीम नहीं होती ना, कई सारी टीम होती है, फ्रंट एंड बैक एंड की भी टीम होगी, मैंने बताया था ना। तो भाई साहब जो फ्रंट एंड बैक एंड की टीम होगी तो उनके भी तो अपने फीचर्स होंगे। तो ये फ्रंट एंड वाले ने अपना फीचर ऐड किया, बैक एंड वाले ने अपना फीचर ऐड किया डेव एनवायरनमेंट से, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों की इंटीग्रेशन की टेस्टिंग होती है, और जब ये अब फाइनल हुआ, राइट, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, क्यूए टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म होगा इस ब्रांच के डिप्लॉयमेंट से इस एनवायरनमेंट में। अब फाइनल कोड हुआ, अब इस डेवलप को डिफॉल्ट ब्रांच के लिए पीआर ओपन करते हैं। डिफॉल्ट ब्रांच का पीआर ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट ब्रांच से जब चीजें मेन ब्रांच में, मतलब डेवलप से मेन में जाएंगी या डिफॉल्ट में, तब हम इसे सिर्फ इसी के जो कंटेंट होते हैं, कोड होते हैं, उसको हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, इनको नहीं करते। ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी भी इंटरप्राइज के लिए। इन्वायरमेंट मैपिंग के साथ ब्रांच की मैपिंग भी होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल बी डिप्लॉइंग ब्रांचेस। मेक सेंस ना आपसे? सही है? यस सर, यस सर। तो सर सारे मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट का, डेव का, यूएटी का, प्रोड, सबका अलग अलग रेपोज होगा, सबका अलग अलग पाइपलाइन होगा। हाँ बिल्कुल, तभी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की हम मेंटेन कर पाएंगे, और डेवऑप्स का यही काम होता है, इन्वायरमेंट को सिक्योर करना, पाइपलाइंस बनाना, ऑटोमेट करना, और वो सारी चीजें ब्रांच और पाइपलाइन यानी अजोर रेपोज और पाइपलाइन का बहुत टाइट इंटीग्रेशन होता है। इन्हीं दोनों के साथ हाँ डेवऑप्स इंजीनियर बहुत ज्यादा खेलता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट्स कैसे होते हैं वो भी मैंने बताया, डेव, एसआईटी, यूएटी, प्रोड। अगर आप कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं तो आपके पास 3 क्लस्टर होने चाहिए, डेव का अलग, यूएटी का अलग, प्रोड का अलग। ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रोडक्शन में जाके थोड़ी कोई चीज ऐड कर दोगे, नहीं कर, है ना। तो ऐसे चीजें जाती हैं, आपका कोड भी जो डेवलपर का डेवलप होगा वो ऐसे धीरे धीरे जाएगा। अब यहाँ फीचर डेव में पाइपलाइन आगे मैं बताऊंगा, तो पाइपलाइन में इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे किस तरह का ट्रिगर इनेबल होता है। तो अभी के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आई थिंक आपके काम की हैं। अब वापस चलते हैं अपने रिपोजिटरी में। ये रिपोजिटरी है, तो ये होता है अप्रूवल, जहाँ से कोई भी जो डेवलपर, जो रिव्यूअर होगा, आप उसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, और जो भी होगा वो अप्रूव कर सकता है, या अप्रूव विथ सजेशन दे सकता है, या वेट फॉर ऑथर कर सकता है स्टेटस, या रिजेक्ट कर सकता है इस पीआर को, कि यार इसमें चेंजेस जो है, जैसे मान लो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये चेंजेस सही नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, है ना। वो फिर से पीआर ओपन करेगा, और अप्रूव भी कर सकता हूँ। तो ये अप्रूव कर दिया अगर, तो ये अप्रूव किया, देखो यहाँ पे ये घड़ी था, राइट, मैंने अप्रूव कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन रिव्यूअर बिसाइड्स द ऑथर मस्ट अप्रूव, मतलब कोई ऐसा बंदा अप्रूव करना चाहिए जो ऑथर के अलावा हो, मतलब क्योंकि मैंने ही अप्रूव कर दिया है, राइट, मैंने ही अपने आप को ऐड, किसी एक को तो मुझे दूसरे बंदे को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसमें रिक्वायर्ड अप्रूवल में अनफॉर्चुनेटली जो एडियो एडमिन है उसको ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि एडियो एडमिन को परमिशन नहीं है इसकी, ठीक है। तो मुझे उसको परमिशन या तो देनी पड़ेगी हर तरह की, जैसे मेरी जो परमिशन है उसको बेसिक यूजर का वो देना पड़ेगा। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाके, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में जाके, जो मेरा यूजर है उस यूजर के ऊपर जाके उसका एक्सेस चेक करूंगा, ये एडियो एडमिन है, ये मेरा यूजर है। मैं यहाँ पे अपने यूजर को जो भी परमिशन मेरे पास है, ग्रुप के रूल्स भी, यूजर्स, तो मैं इसको परमिशंस ऐड करूंगा यहाँ पे, ये एक्सेस लेवल वगैरह है, बेसिक्स एंड एंट्राइड यूजर्स का। तो ये जो यूजर है इसकी समरी देख लेते हैं। ये एक तो बेसिक यूजर है, बेसिक में हमारे पास 3 यूजर है, मैं इसके परमिशंस को चेंज करूंगा, ठीक है। तो सर अगर कोई इंसिडेंट हो गया प्रोडक्शन में कहीं कुछ क्रिटिकल, और अभी उसमें अगर नहीं कुछ, गए वहाँ पे, ओके सर। प्रोडक्शन वगैरह में अभी जाएंगे, अभी तो हम सिर्फ डेवलपमेंट में हैं और बेसिक कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। डोंट वरी, सारा कुछ कवर करेंगे, ठीक है। सो मेरा जो यूज़र है उस यूज़र को मैं एक्सेस प्रिविलेज दूंगा, उसको किसी ग्रुप में ऐड करूंगा, तो जो करेक्ट ग्रुप है उसमें, ताकि जो मेरा यूज़र है वो, जैसे यहाँ पे विजय जो है, ये एक यूज़र है, एडियो एडमिन एक यूज़र है, इस यूज़र को मैंने ऐड किया हुआ है, तो सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ग्रुप होगा वो प्रोजेक्ट कलेक्शन वैलिड यूज़र का होता है। तो इसमें
एक्सेस भी होते हैं जाए लाइक रेपोजिटरीज के, कौन क्या कर सकता है, राइट। तो जो ग्रुप करेक्ट है, जैसे एसआरई था, वो एसआरई को मैं सारे कम एक्सेस इनेबल करके एसआरई के अंदर फिर उसी में मैं यूज़र को ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेंबर हैं इसमें सिर्फ ये ग्रुप ही है, प्रोजेक्ट के लिए वैलिड यूजर्स का ग्रुप है जिसमें ये एडियो एजाइल वगैरह, तो मैं यूजर्स को ऐड कर सकता हूँ इसमें प्रोजेक्ट कलेक्शन वैलिड यूजर में, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप यूजर हैं, इनमें भी परमिशंस हैं, तो सब मैं यहाँ पे एडियो एडमिन को ऐड कर सकता हूँ। दिस इज ऑलरेडी अ मेंबर, वैलिड यूजर का भी मेंबर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को सारे एक्सेस होते हैं, तो आई कैन ऐड मैं ऐसे रैंडम कर रहा हूँ बट आपको रैंडम नहीं करना है, राइट। आपको प्रॉपर ग्रुप बनाना है, प्रॉपर परमिशंस उसमें ऐड करनी है कि किसको क्या देना है, अलग अलग ग्रुप बने, डिफॉल्ट ग्रुप को आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आप किसी यूजर को रिलेवेंट परमिशन देंगे, जैसे अब मैंने प्रोजेक्ट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है एडीओ को भी, तो जो एडीओ है वो अब मैं उसको एज एन अप्रूवर ऐड कर सकता हूँ रिपोजिटरी के पीआर के लिए। पुल रिक्वेस्ट मेरे पास है, ये ऐड कर सकता हूँ रिव्यूअर के लिए, रिक्वायर्ड रिव्यूअर में, राइट। ऐड हो गया, मैंने ऐड किया, यहाँ पे आप देखो दो लोग, इसका अप्रूवल हो गया है, इसका अप्रूवल बाकी है। तो अब एडीओ जो है नॉट रिव्यूड येट, जब ये अप्रूव कर देगा, अब मुझे किसी और लॉगिन करके किसी दूसरी विंडो में इनकॉग्निटो में वहाँ से इसको अप्रूव कराना पड़ेगा। जब ये अप्रूव कर देगा तब ये मेरा मैं मर्ज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको मर्ज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कहीं पे भी मर्ज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये अभी भी मर्जिंग के लिए वेट कर रहा है इनके मर्ज। तो लेट्स ट्राई टू टेक इट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, यहाँ पे सेव इसमें लॉगिन करने देते हैं, मैंने एडीओ करके @यूज़र बनाया हुआ है। ये यूज़र जो है वो एडमिन हो गया है इस प्रोजेक्ट का, से इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ, इसलिए उसको सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है ना। और एडीओ एजाइल में जाते हैं, एडीओ एजाइल में जाके रिपोजिटरीज में जाते हैं, पुल रिक्वेस्ट में जाते हैं, और जितने भी मेरे पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखेंगे, सारे बाकी के पुल रिक्वेस्ट यहाँ दिखेंगे, कंप्लीटेड पुल रिक्वेस्ट, राइट। सो और अबंडेंट मेरा जो पुल रिक्वेस्ट है उसमें मैंने इसको रिव्यू तो ऐड किया, अच्छा ये प्रोजेक्ट ही गलत है ना, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में गए आप रिपोजिटरी में, यहाँ पुल रिक्वेस्ट में तो ये रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है कि भैया यू आर ए रिक्वायर्ड रिव्यूअर, तो यहाँ पे आप इसे असाइन टू मी भी दिख रहा था वो, यहाँ पे जाएंगे और आप अप्रूव करेंगे। अब जब आपने अप्रूव कर दिया तो इनका भी अप्रूवल हो गया, इनका भी अप्रूवल हो गया, यानी कि अब ये मर्ज किया जा सकता है, ये भी अप्रूवल, ये भी ग्रीन ग्रीन करके पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू, या तो यही पे हम मतलब कंप्लीट मार्क कर दें, राइट, अदरवाइज अब हम दूसरे वाले स्क्रीन पे चलते हैं। तो वी सी हियर ये हो गया, साथ ही साथ बोर्ड का स्टेटस देखते हैं कि जो बोर्ड का जो आइटम है एपीओ एंड पॉइंट उसका स्टेटस, तो उसका स्टेटस ये है मेरा पीआर, हालांकि मैंने मर्ज कर दिया, अगर बोर्ड पे जाके यहाँ पे देखूंगा तो ये पुल रिक्वेस्ट ओपन है, फर्स्ट ब्रांच हमने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी बोर्ड पे भी वो चीजें दिख जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रही है फर्स्ट, अब ये एक्टिव है, अब मैं इस रिपोजिटरी को जो ब्रांच मेरी थी पुल रिक्वेस्ट उसको मैं कंप्लीट करूंगा, यानी मर्ज कर दूंगा। सो आई एम गोइंग एट हियर सेइंग कंप्लीट, मर्ज करना है मुझे, ये करके मैंने कंप्लीट मर्ज कर दिया, मेरी ब्रांच जो है वो मर्ज हो गई, मर्जिंग पुल रिक्वेस्ट मर्ज, ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज, पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गया। नाउ बोर्ड के ऊपर जाके जरा आइटम देखो कहाँ गया, क्लोज हो गया है ना, तो आइटम क्लोज हो गया, क्यों,
क्योंकि अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये होगा कि एक PR ओपन था इस फीचर को लेके, और ये विजय कुमार का ही है कि कंप्लीटिंग पुल रिक्वेस्ट टू एंड द एसोसिएटेड वर्क आइटम, ये कमेंट भी अपने आप आ गया। ठीक है, तो ये है जहाँ पे हम रिपोजिटरीज को अपने वर्क आइटम के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि वर्क आइटम का स्टेटस चेंज हो जाए। तो आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जब आपका PR रिव्यू होकर अप्रूव होगा तो उसके पहले आप न्यू से उसको रिव्यू में, एक्टिव में, रिजॉल्व घुमाते रहिए। क्लोज तभी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। और अगर आपने लिंक नहीं किया तो फिर आपको मैनुअली उसे यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा अपने वर्क आइटम को। तो रिपोजिटरीज में अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग रिपोजिटरीज को थोड़ा और कवर करेंगे, थोड़ा ही है, उसके बाद हम लोग पाइपलाइन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी लैब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल का जो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की थी, आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन रिकॉर्डिंग का जो अपलोड करने के बाद जो वीडियो ट्रांसकोड एनकोड होता है वो फेल हो गया था, वीडियो की प्रोसेसिंग फेल हो गई थी, तो वो वीडियो अपलोड ही नहीं हुई थी। अपलोड हुई थी लेकिन विजिबल फॉर्मेट में नहीं थी। तो अभी मॉर्निंग में मैंने उसको दोबारा से फिर से अपलोड किया है। आई थिंक नाउ इट विल बी ओके। यस सर, नाउ इट्स वर्किंग। तो सेकंड वाला आज का भी एंड ऑफ द डे तक हो जाएगा, राइट? हाँ अभी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीवन कहीं से भी रिलेटेड? नो, चलिए वेरी गुड। ठीक है, सर यही तो पूछ रहे थे कि जो जैसे हमने ये लगा दिया कि पुल रिक्वेस्ट होना चाहिए, बट सर कभी कभी जैसे इंसिडेंट हो जाए तो उसमें भी इतना टाइम है नहीं कि मतलब अप्रूवर या नहीं, रिव्यू क्यों करवाए। नहीं, क्यों नहीं, नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं ओके। होता। इंसिडेंट के केस में, आप अगर प्रोडक्शन इंसिडेंट की बात करेंगे तो ये जो रिव्यू वगैरह होते हैं ना, इनका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। प्रोडक्शन अभी जब पाइपलाइन में जाएंगे तब वहाँ और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में कोई भी चीज़ अर्जेंट नहीं होती, कभी कोई चीज़ अर्जेंट नहीं होती। और प्रोडक्शन में अगर कोई चीज़ फटती है या कुछ होती है तो उसके वर्कअराउंड अप्लाई करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन में आप नया कोड चेंज करके डिप्लॉय नहीं कर सकते डायरेक्ट, अगर आपने डिप्लॉय किया तो वो रिलीज कहलाता है, और रिलीज बेस्ड ऑन द टाइप वो एक इमरजेंसी चेंज के थ्रू जाना चाहिए, तो उसमें भी फिर आपको अप्रूवल वगैरह लगेंगे। ऐसे नहीं होता कि बस अर्जेंसी अर्जेंसी दिखा के तो कोई भी कुछ भी कर ले, इसका मतलब, राइट। देयर शुड बी अ प्रॉपर गवर्नेंस प्रोसेस। सर मैं एक पूछ रहा था कि जैसे कोड करते हैं, जो कोड रिव्यू किया है या रिव्यूअर अप्रूवल होता है, वो सिर्फ कोड देख के ही रिव्यू कर देते हैं उसको या अप्रूवल कर देते हैं? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशंस चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब पाइपलाइन में आएंगे तो बताऊंगा कि आप कई तरह की, एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपका मेन काम पाइपलाइन बनाना होता है, राइट। तो आप कई तरह के वैलिडेशन के पाइपलाइंस भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई पुल रिक्वेस्ट रेज करे ना, तो आप एक स्टेटस चेक की पाइपलाइन बना सकते हो और उस पाइपलाइन का ट्रिगर डिफाइन कर सकते हो पुल रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही कोई पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा मेन ब्रांच के अगेंस्ट या डेवलप के अगेंस्ट या जैसे भी, आप उसमें डिफाइन कर सकते हो, तो ट्रिगर चलेगा, वो पाइपलाइन चलेगी, और वो पाइपलाइन क्या करेगी, वो उनके कोड को बिल्ड कर सकती है, राइट, बिल्ड करके, और उसमें कोई तरह की टेस्टिंग कर सकती है पाइपलाइन। ओके ओके। तो जब PR होगा ना, पुल रिक्वेस्ट होगा, तो पुल रिक्वेस्ट के स्टेटस में रिव्यूअर जो होता है उसको ये वो कोड तो देखेगा ही, साथ ही साथ उसके पुल रिक्वेस्ट के स्टेटस में उस पाइपलाइन से रिलेटेड चीजें भी दिखेंगी कि वो पास हुआ कि फेल। अगर वो पाइपलाइन फेल हो गई, यानी वैलिडेशन आप कर रहे थे पाइपलाइन से PR पे, वैलिडेशन फेल हो गई, तो वो उसको अप्रूव नहीं करेगा, है ना। इनफैक्ट मर्जी नहीं करना चाहिए फिर तो इस तरह के सेटिंग्स, इस तरह की चीजें करना डेवऑप्स का काम होता है। ओके ओके। पाइपलाइन बनाना। हाँ, पाइपलाइन बनाना, कंप्लायंस आइटम ऐड करना, मेक श्योर करना बिल्कुल डेवऑप्स को कि डेवलपर्स के कोड टेस्टेड, वैलिडेटेड, रिव्यूड होके स्टेबल कोड प्रोडक्शन में जा रहे हैं, वेरीफाइड चेंजेस जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये सारे काम डेवऑप्स के होते हैं।
सर आपने ये जो कोड जो रेपो बनाया था, ये क्या बोला था सर? 1000 क्या बोला था आपने? 1 जीबी या कुछ बोला था ना आपने? उस टाइम पे था इसकी लिमिटेशन जो होती है। रेपोजिटरीज के लिए नहीं था। रेपोजिटरीज का जो रेपोजिटरीज में आप तो केवल कोड ही डालते हो। 1 जीबी का कोड तो कभी कोई कर ही नहीं सकता, हार्डली केवी में होता है। नहीं जो कोई आर्टिफैक्ट का मैंने बताया था ओके कि ओके जो ओके आर्टिफैक्ट है ये, ओके राइट, ओके अभी उस पर गए नहीं, उसमें 1 जीबी 2 जीबी बाई डिफॉल्ट फ्री होता है फ्री अकाउंट के साथ, उसके बाद चार्जेस। तो आप लैब में कभी इतना नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दैट्स ओके। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर।